इस स्टोरी के आधे एपिसोड नोवेल वर्ल्ड पर और आधे एपिसोड स्टोरी वर्ल्ड पर अपलोड किए हैं और बाकी के एपिसोड में A1 स्टोरी चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। जिसको भी बाकी के एपिसोड सुनने हैं वो नोवेल्स वर्ल्ड पर और स्टोरी वर्ल्ड पर जाकर सुन सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 86 गीता जी का एव के लिए माँ वाला प्यार। अब आगे। एव को किसी चीज का कोई डर नहीं था। एव रूम से बाहर निकल सीढ़ियों से नीचे आता है तो गीता जी डाइनिंग टेबल पर शायद कुछ नाश्ता लगवा रही थी किसी के लिए। जब उन्हें किसी के आने की आहट होती है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत उस ओर जाती है और वहां आ रहे इंसान से प्यार से बोली, बेटा तुम पहली बार हमारे घर आए और मैंने ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया, पर अभी नाश्ता करके ही जाओ, मैंने लगवा दिया है। उद्धरण चिन्ह। वो इंसान एव था जिसने कल रात को गीता जी से ही सिमी के हाथ से रिलेटेड कुछ उसे समझाने के लिए उसके पास जाने को उनसे पूछा था। गीता जी वैसे भी एव को मानती थी और उन्हें ये भी पता था कि ये सब एक बहाना है उसका, पर वो बस मुस्कुरा हाँ बोल देती है और ये भी कहती है वो समीर को संभाल लेंगी। एव उनसे रिस्पेक्ट के साथ बोला, नहीं मॉम अभी जाना होगा, मैं फिर कभी कर लूँगा। उद्धरण चिन्ह। गीता जी उससे प्यार से बोली, बेटा पहली बार हम अपने दामाद को ऐसे घर से नहीं जाने देंगे, इसलिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। एव उन्हें फिर मना नहीं कर पाया, उनका नेचर एव को अपने माँ की याद दिलाता था जिस वजह से वो उन्हें मना करके हट नहीं करना चाहता था। फिर डाइनिंग टेबल पर गया और गीता जी उसे अपने हाथों से खाना परोसने लगी। एव को आज कई सालों बाद एक बेटे वाली फीलिंग आ रही थी। वो दिल से आज बहुत खुश था। वो नाश्ता करने के बाद गीता जी से रिस्पेक्ट के साथ जाने को बोलकर गीता भवन से बाहर निकलने लगता है, पर तभी उसे पीछे से किसी की गुस्से से भरी आवाज आती सुनाई दी। एव उस आवाज को सुन खुद से ही गहरी सांस लेकर बोला, ये अगर मेरी लिटिल वाइफ का भाई नहीं होता तो अब तक तो मैं इसका। उद्धरण चिन्ह। वो आगे कुछ न बोलकर पीछे मुड़ता है तो समीर बड़े ही घमंड में अपने पॉकेट में हाथ डाले गुस्से से एव से बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इतनी सुबह सुबह आने की। उसकी बात पर एव भी अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर बड़े ही घमंड में लेकिन ईमानदारी से बोला, मैं इतनी सुबह से नहीं, रात से यही हूँ। उद्धरण चिन्ह। समीर का मुंह लाल हो गया उसकी ये बात सुनकर कि उसी के घर में उसी का दुश्मन रात से है और वो इतने अच्छे से बता भी रहा है। समीर खिसियाते हुए अपनी माँ की तरफ देखता है जो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी। समीर समझ जाता है कि ये उसकी माँ का ही किया धरा है। समीर फिर एव से बोला, अब आइंदा से मेरे घर क्या मेरी बहन के आसपास भी मत दिखना, क्योंकि बहुत जल्द मैं उसकी शादी तुम्हारी आंखों के सामने किसी और से करवाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एव उसकी बात सुनकर एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, इस दुनिया के किसी भी लड़के में ना तो इतनी औकात है और न ही इतनी हिम्मत कि वो अखंड वाधवा की वाइफ को आंख उठाकर करके भी देखे। शादी तो बहुत दूर की बात है। उद्धरण चिन्ह। समीर एव को ताकत को अच्छे से जानता था पर वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो जैसे ही कुछ बोलने गया गीता जी जल्दी से आकर समीर के आगे एव से प्यार से बोली, बेटा मैं इसे देख लूंगी, तुम अभी आराम से जाओ। उद्धरण चिन्ह। एव बस हाँ में सर हिलाता है और समीर को वार्निंग भरे लुक में देखते हुए चला जाता है और समीर खुन्नस भरी नजरों से उसे देखता रह जाता है। समीर गुस्से में अपनी माँ से बोला, कोई तो होगा ना जो इसके खिलाफ जाएगा और जिसे मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और गीता जी सोच में पड़ जाती है। उसकी बात सुनकर इधर वाधवा हवेली में आज सभी सिमी की फैमिली से मिलने जाने वाले थे, इसलिए सब खुश थे। अन्वी भी बहुत खुश थी, पर चिक्की को अभी ये नहीं पता था कि समीर सिमी का ही भाई है और चिक्की ने बहुत कुछ समीर के बारे में उल्टा सीधा सिमी से कह दिया था। वो अमीरजादे टाइटल के साथ उसने नाम नहीं बोला था समीर का। इधर धैर्य मन में बहुत दुखी था पर उसे सिमी से एक बार माफ़ी भी मांगना था अपनी माँ की करनी के लिए, जिस वजह से वो भी सबके साथ मिलकर खुश था।
पर शिवी को वो खुशी सिर्फ दिखावा लग रही थी। दोपहर में गीता भवन के सामने 4 लग्जरियस कार आकर रुकती है और उसमें से अधिराज, श्लोक, आस्था, सारिका, सात्विक, आहाना, धैर्य, शिवी, वीर, चिक्की सभी बाहर निकलते हैं। अन्वी ने पहले से ही सिमी को बता दिया था कि आज सभी आने वाले हैं। सिमी समीर को लेकर परेशान थी, पर गीता जी नई समीर को अच्छे से समझा दिया था कि अपनी दुश्मनी बाद में निभाए, क्योंकि इतने सालों से उन लोगों ने ही सिमी और अन्वी का इतना अच्छे से ख्याल रखा था। समीर को उनकी बात तो सही लगती है, पर वो कह देता है कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करेगा, जिस वजह से उसकी माँ भी मान जाती है। अधिराज, वाधवा और बाकी सब जब वहां पहुंचते हैं तो रास्ते में ही उन्हें गार्डन में 2 लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर अधिराज वाधवा का मुंह के रंग उड़ जाता है। तो कौन है वो? अन्वी ने पहले से ही सिमी को बता दिया था कि आज सभी आने वाले हैं। सिमी समीर को लेकर परेशान थी, पर गीता जी नई समीर को अच्छे से समझा दिया था कि अपनी दुश्मनी बाद में निभाए, क्योंकि इतने सालों से उन लोगों ने ही सिमी और अन्वी का इतना अच्छे से ख्याल रखा था। समीर को उनकी बात तो सही लगती है, पर वो कह देता है कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करेगा, जिस वजह से उसकी माँ भी मान जाती है। अधिराज, वाधवा और बाकी सब जब वहां पहुंचते हैं तो रास्ते में ही उन्हें गार्डन में 2 लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर अधिराज वाधवा का मुंह के रंग उड़ जाता है। 87 शादी की बात और समीर की फॉसफुल किस। अब आगे। अधिराज, वाधवा और बाकी सब जब गीता भवन पहुंचे तो उन्हें गार्डन में 2 लोग दिखे, जिस वजह से अधिराज वाधवा के कदम चलते चलते वहीं रुक गए और उनकी आंखें कठोर हो गई। सारिका वाधवा भी अपने पति की नजरों का पीछा की तो उनकी भी आंखें उन दोनों लोगों पर जमसी गई। बाकी सब उन्हें ऐसे रास्ते में खड़े देखकर कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। अन्वी की नज़र जब उन दोनों पर गई तो अन्वी खुश होते हुए उनके पास चली गई, और वो जो 2 लोग गार्डन में बैठे थे पेड़ की छाव के पास, जब उन्हें किसी की अपने पास आने की आहट हुई तो वो दोनों ही उस ओर देखने लगे। वहां से एक लड़की चलकर आ रही थी और पीछे उसके जो लोग खड़े थे, उन्हें देखकर उन दोनों के चेहरे अजीब रहसे हो गए। अन्वी मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बोली, नमस्ते दादाजी और दादी जी। उद्धरण चिन्ह। वहां गिरधर जी और जानकी जी बैठे हुए थे। अन्वी की आवाज सुन वो दोनों उसके तरफ देखने लगे। गीता जी ने अन्वी के बारे में सब बताया था, जिस वजह से उन्होंने उससे प्यार से कहा, आप अन्वी हो न बेटा। अन्वी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद गिरधर जी उसके पीछे खड़े इंसान से अजीब तरह से बोले, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानकी जी, सारिका जी को छोड़कर बाकी खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं गिरधर जी की बात सुनकर कि वो तो आज पहली बार मिल रहे हैं, तो वो अधिराज वाधवा से ऐसे क्यों कह रहे हैं। वहां तब तक गीता जी और सिमी भी आ जाती है। सिमी ने आज एक पठानी सूट सलवार पिंक कलर का पहन रखा था और दुपट्टे से अपने गले को छुपाया हुआ था, क्योंकि वहां ऐव के दिए हुए लव बाइट्स थे। सिमी उन सब को देखकर काफी खुश हो गई थी, पर जैसे ही अपने दादाजी की बात सुनती है वो भी हैरान होकर देखने लगती है। अधिराज वाधवा घमंड से बोले, गुरु मैं यहाँ अपनी पोती से मिलने आया हूँ, और तुम यहाँ किस लिए हो? उनकी बात पर गिरधर जी अपनी अकड़ में बोले, पोती? वो मेरी पोती है, तुम्हारी नहीं समझे आदि, इसलिए तुम उसे अपनी पोती मत बनाओ। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को एक दूसरे का ऐसे नाम अलग तरह से लेते देख सब और हैरान रह जाते हैं। उन सब को कुछ न कुछ आइडिया हो गया था कि ये लोग पक्का एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अधिराज वाधवा और गिरधर वाधवा एक दूसरे को कोल्ड लुक दे रहे थे, जिस वजह से सिमी अपने मन में रोते हुए बोली, हे भगवान, एक तो भाई पहले ही उन्हें पसंद नहीं करते और अब ऊपर से दादा दादी को भू देखकर लगता है कि ये लोग भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं क्या करूं अब? वो खुद से मन ही मन बोले जा रही थी कि सात्विक उन सभी के बीच में आते हुए शांत कराते हुए सबसे बोला, क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? उसकी बात पर गिरधर जी इतराते हुए बोले, अरे हाँ, ये वही है जिसे बचपन में जब मार पड़ती थी घर पर तो मेरे पास आकर आंसू बहाया करता था। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर सब धीरे धीरे हंस दिए
तो वहीं अधिराज वाधवा चिढ़ते हुए बोले, और तू गुरु, तू भी तो जब यहाँ आता था तो मैं ही तुझे तैरना सिखाता था, भूल गया अपने दिन। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर गिरधर जी बोले, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था तो क्या इतना नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। उन सब की बहस और नोक झोंक को सुनकर सबको पता चल गया कि ये दोनों बचपन के दोस्त थे, जो आज शायद कई सालों बाद मिले हैं। गिरधर जी की बात पर अधिराज वाधवा बोले, हाँ अब तो मैं था तेरा दोस्त, अब कहाँ रह गया। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो नाटक करते हुए मुंह लटका लेते हैं। तो गिरधर जी उसके पास जाकर उनको गले लगाते हुए बोले, बस कर नौटंकी, अब तो सुधर जा, अब तो बूढ़ा भी हो गया। उद्धरण चिन्ह। अधिराज वाधवा भी उन्हें गले लगाकर हंसते हुए बोले, कितने सालों बाद मिल रहे हो गुरु, तुम्हें मेरी याद नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए अलग होते हैं। और फिर जानकी जी और सारिका जी भी एक दूसरे के गले लगती है। ये दोनों बचपन की सहेलियां थीं, और वो दोनों बचपन के दोस्त, जो बनारस में ही मिले थे। गिरधर जी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत काम आ गया था पिताजी के जाने के बाद, फिर यहाँ भाई आना बंद हो गया, और हमारे जमाने में इतने फोन भी नहीं हुआ करते थे कि कोई बातचीत हो पाए। उद्धरण चिन्ह। उन सब को अब प्यार से बात करता देख सिमी तो बहुत खुश थी कि चलो अब सिर्फ भाई को ही मनाना पड़ेगा, और अब ये लोग साथ है तो और भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गीता जी भी खुश होकर सबको प्यार से अंदर आने को कहती है। तो अधिराज और गिरधर जी और सारिका जानकी जी वो चारों वहीं गार्डन में बैठ जाते हैं, और उनका नाश्ता वहीं लगवा दिया जाता है। अधिराज वाधवा सिमी को अपने पास बुलाकर उससे उसका हाल चाल पूछते हैं। तो सिमी भी मुस्कुराते हुए ठीक हूँ कह देती है। उसके बाद सिमी अपने दादा दादी जी से अधिराज वाधवा के पूरे परिवार के बारे में बताती है कि उन लोगों ने ही उसका ख्याल रखा था। उसकी बात पर गिरधर जी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि उनका दोस्त हमेशा किसी न किसी तरह से उसका हमेशा मदद करता था। अभी गिरधर और अधिराज वाधवा को नहीं पता था कि सिमी की शादी ऐव से हो चुकी है। इसलिए अधिराज वाधवा गिरधर जी से बोले, याद गुरु तुझे जब हमने कहा था कि हम अपने पोते पोतियों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे, तो मुझे लगता है कि अब हमें सोचना चाहिए इसके बारे। उद्धरण चिन्ह। सिमी जो जानकी जी और सारिका जी को फ्रूट्स दे रही थी, अचानक से उनकी बात सुन उसका चेहरा हल्का हल्का लाल होने लगता है, और उनकी बात पर गिरधर जी खुश होते हुए बोले, हाँ आदि याद है मुझे वो बात, क्योंकि हमारे बेटे बेटियां तो एक दूसरे से बड़े छोटे हुए थे, जिस वजह से हमने अपने पोते पोतियों की शादी की बात कही थी। पर मुझे अभी तेरे पोते से भी मिलना है। तेरे पोती से तो मैं मिल लिया, वो बहुत ही सुंदर और सुशील है, और वो मेरे समीर के लिए मुझे पसंद है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर सारिका जी खुशी से बोली, हाँ मेरी श्रुति के लिए आपके समीर जैसा इतना समझदार और काबिल लड़का ही चाहिए था जो उसे संभाल ले। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर जानकी जी और सभी हाँ में सर हिलाते हैं। और फिर अधिराज वाधवा बोले, मैं अपने बड़े पोते अखंड की शादी अपनी पोती सिम्हिका से करवाना चाहता हूँ, और छोटे पोते सात्विक की शादी अन्वी बेटा से करवाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिमी तो वहाँ बड़ों की बातें अपनी आंखें फाड़े और कान खोलकर सुन रही थी कि आज ही मिले और अब शादी की बात भी शुरू। अखंड का नाम गिरधर जी को सुना सुना लग रहा था। फिर उन्हें याद आता है कि अखंड वाधवा तो बिजनेस टायकून है, क्योंकि गिरधर जी भी बिजनेस की न्यूज पढ़ा करते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनके दोस्त का ही पोता है। शादी की बात सारिका जी ने ही अधिराज वाधवा से कही थी कि उन्हें चीकू के लिए सिम्हिका पसंद है तो वहां चलकर उनके बारे में बात कर ले। फिर वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं, और फिर सिमी अंदर सबके पास चली जाती है। समीर अपने स्टडी रूम में ही था, और चिक्की को वॉशरूम जाना था, जिस वजह से उसने सिमी से कहा तो सिमी ने उसे ऊपर से लेफ्ट जाने को बोल दिया। तो चिक्की भी ऊपर आई। चिक्की जब लेफ्ट मुड़ रही थी तभी वो किसी से टकरा जाती है, और गिरते गिरते बचती है। चिक्की खुद को सही से खड़ा करते हुए गुस्से से सामने वाले इंसान से बोली, यू इडियट, देखकर नहीं चल। वो बोलते बोलते चुप हो जाती है और सामने खड़े इंसान को हैरान होकर देखने लगती है।
वहाँ समीर अपने पॉकेट में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। चिक्की थोड़ा अजीब तरह से हंसते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे, क्या तुम यहाँ काम करते हो? समीर अभी भी अपने सामने खड़ी झल्ली सी लड़की को देख रहा था जो उसके ही घर में आकर उससे ही पूछ रही थी। समीर को कुछ न बोलता देख चिक्की थोड़ा इस बार गुस्से में बोली, अमीरजादे मुंह में जुबान नहीं है क्या? या फिर तुम यहाँ पोछा झाड़ू का काम करते हो? चिक्की बकबक किए जा रही थी और अब समीर बिना किसी भाव के उसके करीब आ रहा था और चिक्की थोड़ा हड़बड़ाते हुए पीछे जाते हुए बोली, देखो अगले बार तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया था, पर इस बार तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ, क्योंकि ये मेरी दोस्त का घर है और वो तुम्हें नौकरी से भू निकाल। समीर उसे दीवार से लगाते हुए उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए धीरे से बोला, शुश कितना बोलती हो, कभी सुनना भी सीखो। उद्धरण चिन्ह। चिक्की अपनी धड़कनों को संभालते हुए उसको आंखों में देखने लगती है। वो दोनों बहुत करीब थे, अगर कोई भी थोड़ा सा हिलता तो आराम से एक दूसरे के लिप्स टच हो सकते थे। चिक्की हकलाते हुए बोली, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं पक्का कोई कंप्लेन नहीं करूंगी तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। समीर हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, अगर कर भी दोगी तब भी मैं तुम्हें अब तो नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। चिक्की मुंह खोले उसकी बात सुन रही थी। वो अपने हाथों से उसे दूर कर रही थी कि समीर उसके हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसके हिलते होंठों पर अपने होंठ रख देता है, क्योंकि समीर जब भी चिक्की की करीब होता था वो खुद को रोक ही नहीं पाता था और चिक्की की आंखें फैल गई समीर के एक बार फिर किस करने से, वो भी जबरदस्ती। चिक्की को समीर के सॉफ्ट से किस से बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई थी, पर तभी उसके कानों में किसी के उसी तरफ आने की आवाज सुनाई देती है। चिक्की अपने होश में आकर समीर को खुद से दूर करने लगती है, पर समीर तो अभी चिक्की के पिंक होंठों को चूमने में बिजी था। चिक्की बहुत घबरा रही थी और नॉनस्टॉप किस से उसकी सांसें भी अब भूल रही थी। वो आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी और चिक्की मन ही मन समीर को गालियां और कोस रही थी, पर जब तक वो जो कोई भी था पास आता तब तक समीर ने चिक्की को अपने पकड़ से रिहा कर दिया और चिक्की लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसको चेहरा लाल हो चुका था और समीर के फेस पर एक स्माइल थी। वो इंसान सिमी थी को चिक्की को काफी देर लग जाने से ढूंढने आई थी। वो जब वहां आती है तो चिक्की के लाल हुए चेहरा देखती है तो जल्दी से उसके पास जाकर टेंशन में बोली, चिक्की क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो न, और ये चेहरा क्यों लाल? तभी उसकी नज़र समीर पर पड़ती है जो वहीं खड़ा था। सिमी उसे देखते हुए बोली, भाई आपको पता है कि यहाँ क्या हुआ अभी? चिक्की उसके मुंह से भाई शब्द सुनकर शॉक्ड होकर कभी सिमी को देखती तो कभी समीर को। समीर ईमानदारी से बोला, यहाँ अभी हम दोनों ने किस। उद्धरण चिन्ह। हम दोनों किसी की बात कर रहे थे है न? चिक्की समीर की बात पर जल्दी जल्दी सिमी से बोली और गुस्से से समीर को घूरने लगी जो अभी अपनी ही करतूत बताने वाला था। सिमी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जहां तक उसे पता था चिक्की और उसके भाई आज मिल रहे हैं तो इतनी जल्दी बातें भी होने लगी। सिमी चिक्की से क्यूट सी आवाज में बोली, पर चिक्की तुम और भाई तो आज ही मिल रहे हो ना फिर? उसकी बात पर जैसे ही समीर कहने वाला था कि नहीं हम पहले भी मिल चुके हैं, चिक्की समझ जाती है और वो जल्दी से बोली, अरे हाँ मैं तो आज ही मिल रही हूँ, पर तुम्हें पता है न कि मैं कितनी अच्छी हूँ, सबसे बात करने लगती हूँ मिलते ही। समीर उसकी बात पर घूरने लगता है तो सिमी फिर बोली, ठीक है फिर अगर आप दोनों एक दूसरे को जान गए तो, पर अब चलिए नीचे सभी बुला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो चिक्की और समीर को चलने का इशारा करती है। फिर समीर चिक्की को घूरते हुए नीचे चला जाता है और सिमी चिक्की को लेकर 88 सात्विक और अनवी। अब आगे समीर और बाकी सब नीचे आते हैं और हॉल में ही आस्था, श्लोक, सात्विक, धैर्य, शिवी, वीर, शिविनाहना सभी बैठकर हंसी मजाक एक दूसरे से कर रहे थे। गीता जी और आस्था जी एक दूसरे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। सिमी को आता देख धैर्य उसके पास जाता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, क्यूटी वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह। सिमी क्यूट सी स्माइल करते हुए बोली, हाँ बोलो क्या कहना है।
उद्धरण चिन्ह। धैर्य एक गहरी सांस लेते हुए सिमी से बोला, आई एम सॉरी। सिमी पाउट करते हुए बोली, पर सॉरी क्यों, आपने क्या किया? सिमी को ये बात नहीं पता थी कि उस पर अटैक मेनका वाधवा ने करवाया था। धैर्य को ये बात पता थी, जिस वजह से उसने बात को संभालते हुए बोला, वो बस ऐसे ही सॉरी कहा और कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो लोग आपस में और भी बात करते, पर तब तक शिवी, चिक्की, आना और अन्वी सभी सिमी के पास आते हैं। और शिवी सिमी से बोलती है, सिमी हमें अपना घर और रूम तो दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। सिमी भी खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। चिक्की अब चुपचाप थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सच है, सिमी का भाई वो अमीरजादा ही है। वो बस अब चुपचाप सबके साथ जा रही थी, क्योंकि समीर की प्रेंजेस उसके ऊपर दबाव बना रही थी, और समीर बस चुपचाप श्लोक जी और सात्विक लोगों से बात कर रहा था। सिमी अपना सारा घर दिखाने के बाद सभी को अपने रूम में ले आती है और अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने लगती है कि उसका भाई उसका बहुत ख्याल रखता है, ये वो और भी बहुत कुछ। चिक्की समीर की इतनी ज्यादा तारीफ बहुत ध्यान से सुन रही थी और मन ही मन उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भर जा रहा था। सिमी आगे चल रही थी और बार बार अपने कमर को पकड़ रही थी और ऊपर अपने गले को भी बार बार दुपट्टे से ढक रही थी। पर वो कहते हैं न कि लड़कियां गॉसिप करने में तेज होती है और उनका दिमाग भी इन सब में ज्यादा चलता है। वही हाल इन सभी लड़कियों का था। वो सिमी को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे और तभी अन्वी को सिमी के गर्दन के पास एक ताज़ा लव बाइट दिखा। वो सब तब तक बेड पर बैठ चुके थे। अन्वी सिमी को छेड़ते हुए बोली, वैसे सिमी तुम्हारे गर्दन पर ये निशान कैसा? उसकी बात पर सभी उसकी गर्दन पर देखने लगे और सिमी के कुछ बोलने से पहले शिवी हंसते हुए बोली, अरे ये तो लव बाइट्स के जैसा दिख रहा है, देखो ध्यान से। उद्धरण चिन्ह। सिमी उन सब की बातें सुन मर जाना चाहती थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो अपने दुपट्टे को जल्दी अपने गर्दन पर करती है और हड़बड़ाते हुए बोली, वो ये एक कीड़े ने काट लिया था। उद्धरण चिन्ह। वहां बैठे सभी को पता था कि ये किसने काटा होगा, जिस वजह से वो लोग जोर जोर से हंसने लगे उसकी बात पर। अन्वी हंसते हुए बोली, अच्छा कीड़े ने काटा है तो मैडम आप अपने कमर को बार बार क्यों पकड़ रही थी? जैसे लग रहा हो कि सारी रात किसी ने उस कमर को बहुत अच्छे से पकड़ा हो। उद्धरण चिन्ह। अन्वी की बात सुन सिमी मन ही मन ऐव को 1000 बार कोस चुकी थी, क्योंकि ये सच था। ऐव ने कहा था कि वो बस थोड़ा सा करेगा उसके साथ, पर उसने 6 घंटे तक किया था, जिस वजह से उसकी कमर में अभी तक दर्द था। सिमी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसे इतना ज्यादा ब्लश करता देख आहना उन सबको डांटते हुए बोली, बस करो तुम सब, कितना उसे परेशान कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सिमी जल्दी से अपना सर बच्चों के जैसे नीचे झुका ली और फिर बाकी सब मुस्कुराते हुए चुप हो गए। पर अन्वी के मन में बहुत कुछ चलने लगा था और वो कुछ सोच भी रही थी। इसी तरह फिर बातचीत में शाम हो जाती है। वहाँ ऐव नहीं था, जिस वजह से समीर ज्यादा परेशान नहीं हुआ। फिर सभी एक दूसरे को बाय बोलते हैं और फिर मिलने आने का बोल हवेली वापस निकल जाते हैं। अन्वी भी अब सिमी के साथ रहने वाली थी, पर कल से आज उसे अपना सारा सामान पैक करना था। हालांकि सात्विक खुश नहीं था अन्वी के इस फैसले से, पर सिमी और अन्वी हमेशा साथ रहते थे, जिस वजह से अकेले न सिमी का मन लग रहा था और न वहाँ अन्वी का। अन्वी को अपने पास हमेशा के लिए रखने के लिए सात्विक अपनी ग्रैंडमा से अन्वी के लिए अब बात करने वाला था। इसी तरह शाम हो जाती है। सिमी फिर अपने दादा दादी के साथ बैठकर प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। गिरधर जी और जानकी जी ने गीता जी से बता दिया था कि वो लोग समीर और सिमी का रिश्ता तय कर चुके हैं। गीता जी बहुत खुश थी ये जानकर, पर उन्हें समीर को मनाना था अभी। सिमी उन लोगों से बात कर ही रही थी कि उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। सिमी फ़ोन देखती है तो उसका मुंह बन जाता है और वो जल्दी से टाइप करते हुए उस मैसेज का रिप्लाई करती है, नहीं मैं अब कहीं नहीं आऊंगी, समझे आप। उद्धरण चिन्ह। वो ऐव का मैसेज था जो उसे घाट पर बुला रहा था।
उधर से एव ने लिखा, सोच लो अगर तुम नहीं आई तो मुझे वहां आने में देर नहीं लगेगी। उद्धरण चिन्ह। वो एव की इनडायरेक्टली वाली धमकी थी सिमी को। सिमी का छोटा सा बुरी तरीके बन जाता है और फिर वो बस इतना ही रिप्लाई की, आ रही हूँ रुकिए। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि सिमी को पता था एव क्या चीज है, वो जो बोलता है वो उसे करके रहता है। गीता भवन घाट से ज्यादा दूर नहीं था, जिस वजह से वो पैदल ही आराम से जा सकती थी। सिमी अपने दादा दादी से प्यार से बोली, दादा दादी जी मुझे थोड़ा घाट वाले मंदिर में कुछ काम है, आप मम्मा से बता देना और भाई से भी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। दोनों लोग प्यार से सिमी के सर पर हाथ फेरते हुए हाँ में सर हिला देते हैं और सिमी मन ही मन एव को कोसते हुए बोली, ये मॉन्स्टर मुझे सुकून से रहने नहीं देते। हनुष। वो फिर घाट की तरफ निकल जाती है। घाट बिल्कुल खाली था। उस समय बस सूरज अस्त होते हुए उस गंगा के पानी में दिख रहा था और चारों तरफ एक लाल रोशनी फैली हुई थी। वो माहौल बहुत ही ज्यादा सुंदर था। सिमी तो घाट पर खड़ी होकर एक टक उस सूरज को अस्त होते हुए देख रही थी। ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर को तरोताजा कर रही थी। सिमी तो अपना गुस्सा ही भूल चुकी थी वहां आकर। वो घाट पर खड़ी थी कि कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। सिमी को अच्छे से पता था कि ये टच किसका है। उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। एव उसके कंधे पर अपना चिन टिकाकर उसके कानों में धीरे से अपनी लो मैग्नेटिक वॉइस में बोला, लिटिल वाइफी यू आर माई एवरीथिंग। एव के इस कन्फेशन को सुनकर सिमी अपनी आंखें खोलती है और एव को फील करने लगती है, क्योंकि उसे एव की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा था। और ये सच भी था। सिमी जब से उसकी लाइफ में आई थी तब से वो उसकी सब कुछ बन चुकी थी। उसी वक्त अब तक रात के 10 बज चुके थे। गीता भवन के सिमी के रूम में सिमी को लगा था कि एव उसे घर छोड़कर वापस हवेली चला गया होगा, इसलिए वो थोड़ी रिलैक्स थी और सबके साथ डिनर एंजॉय करके अपने रूम में आई। और उसने जैसे ही रूम का गेट अंदर से लॉक किया, किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिमी हैरान हो गई कि अचानक से कौन, पर उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये उसका मॉन्स्टर था। एव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उधर सात्विक के रूम में सात्विक और अन्वी एक हो चुके थे। उसी समय उस कालकोठरी वाले छोटे से कमरे में जहां मेनका वाधवा सिकुड़ कर बैठी थी, उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। सही शब्दों में कहा जाए तो मौत से भी बदतर हो रही थी। पर उनकी नफरत एव और सिमी को लेकर बढ़ती जा रही थी। वो बस यहाँ से निकल अब खुलकर एव से लड़ना चाहती थी, पर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो कैसे निकलेंगी मेनका वाधवा एव की काल कोठरी से, और समीर क्या करेगा एव को सिमी से दूर रखने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए 89 शायद मैं कोई हूँ। अब आगे। अगली सुबह सिमी के साथ हुए हादसे के बाद अब समीर आज ही दिल्ली जाने वाला था सभी को लेकर, क्योंकि वो अब और यहाँ नहीं रहना चाहता था। उधर वाधवा हवेली में भी सभी अब दिल्ली जाने वाले थे, क्योंकि सभी के सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए वो लोग भी आज ही निकलने वाले थे। एव दिल्ली के जगह उत्तराखंड जाने वाला था अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में और उसे वहां 2 दिन लगने वाले थे, इसलिए वो सात्विक के साथ उत्तराखंड के लिए निकल जाता है और उधर सभी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। सिमी अब लूथरा विला में ही रहने वाली थी और अन्वी उसके साथ। समीर अपने जेट से सीधे अपने लूथरा विला सभी को लेकर आता है और उधर सभी वाधवा मेंशन पहुंच चुके थे। पर लड़कियों का मन सिमी और अन्वी के बिना उदास था, क्योंकि वो सब इतने साल से साथ रही थी और अब ऐसे अलग हो जाने पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। सिमी और अन्वी को भी बुरा लग रहा था, पर अपनी फैमिली से इतने सालों के बाद मिलने की खुशी में सिमी कुछ नहीं कर सकती थी। उधर धैर्य उदास था क्योंकि सभी थे, पर मेनका वाधवा का इतने दिनों से कुछ अता पता नहीं चला था। धैर्य को पता था कि उसे उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ कभी सही नहीं थी, पर वो उसकी माँ थी जिस वजह से वो थोड़ा थोड़ा उदास था। धनराज वाधवा अपने सारे आदमियों से पता लगवा चुके थे, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिली थी। इधर मित्तल हाउस में जब युवराज कपूर को पता चला था कि वो लोग उसकी सिमी पर अटैक करवाए थे, उसके मना करने के बावजूद भी वो काफी गुस्से में आ चुका था।
और सीधे मित्तल हाउस पहुंचा था। और वहां उन लोगों का प्लान फेल हो चुका था क्योंकि सिमी बच गई थी, जिस वजह से सनम मित्तल और उसके पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। और उन्हें इतना तो पता चल गया था कि मेनका वाधवा के लापता होने का कहीं न कहीं वजह खुद अखंड वाधवा है। वो सब एक बार फिर से कोई अच्छा प्लान सोच रहे थे और इस बार वो सिमी को हमेशा हमेशा के लिए अखंड से दूर करने वाले थे। पर उन्हें डर भी था कि कहीं उनका प्लान फेल हुआ तो वो सब बिना मौत के मारे जाएंगे अगर अखंड को कुछ भी पता चला तो। पर तब भी वो सब प्लानिंग में लगे हुए थे और इधर सभी अपने अपने काम में बिजी हो चुके थे। सिमी भी अपने कथक क्लास जाती थी क्योंकि उसका भी कंपटीशन आने वाला था और कॉलेज भी जाती थी क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले थे। कायरा का अभी शूट चल रहा था जिस वजह से वो अभी इंडिया में ही थी, पर वो इस समय मुंबई में शूट कर रही थी। सार्थक वापस दुबई जा चुका था, पर इस बीच उन दोनों की बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी थे। कायरा भी दुबई में रहती थी, जिस वजह से गीता जी और समीर को बताकर वहीं दुबई में ही सार्थक से सच में शादी करने वाली थी। और इधर समीर अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। समीर के फ़ोन में शायद उस इंसान का नाम सेव था, जिस वजह से उसने जब उस कॉल को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने बड़ी गर्मजोशी से फ़ोन को उठाते हुए बोला, और पार्टनर कैसे हो? बड़े दिनों बाद याद आई तुमको मेरी। उसकी बात पर शायद उस इंसान ने उधर से कुछ कहा तो समीर स्माइल करते हुए बोला, क्या सच में तुम आ रहे हो आज? उधर से शायद किसी हाँ कहा होगा। तो फिर समीर उससे बोला, ठीक है फिर आज का डिनर मेरे घर पर और तुम मना नहीं करोगे? उद्धरण चिन्ह। उधर से किसी ने हाँ बोला होगा तो समीर ने फिर कुछ देर उससे बात की, फिर कॉल कट कर दिया। उधर ऐव काफ़ी बिजी था उस प्रोजेक्ट में क्योंकि वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था और आज वो 6 महीने से उस पर काम कर रहा था। समीर भी उसका इसमें पार्टनर था और अब समीर का काम खत्म हो चुका था, जिस कारण ऐव को ही अब आगे के काम करने थे। वो प्रोजेक्ट उत्तराखंड के सबसे ऊंची जगह पर एक ग्रैंड होटल बनाने का था, जिसमें वकस को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पर ये प्रोजेक्ट शायद ऐव के लिए बहुत ज़रूरी था। वहाँ का काम लगभग पूरा हो चुका था, बस कुछ ही काम बाकी था। चूंकि वो काफ़ी ऊंची जगह पर बन रहा था, जिस वजह से वहाँ अगर कोई उस होटल के उस आलिशान टेरेस पर खड़ा हो जाता तो कोई भी उस इंसान को देखकर कह सकता था कि वो टेरेस पर नहीं बादलों के बीच खड़ा है। ऐव इस समय उसी आलिशान टेरेस पर अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले एक टक उन बादलों को देख रहा था जो उसके आसपास उड़ रहे थे। वो जगह ऐव को बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था। वहाँ वकस लगे हुए थे। ऐव का चेहरा भावहीन था। ऐव खड़ा था कि तभी कोई उसके बगल में आकर खड़े होकर उन आसपास के बादलों को देखते हुए बोला, उसके सपने को पूरा करने के लिए तूने इतनी मेहनत की। ऐव बिना उसकी तरफ देखे इमोशनलेस आवाज में बोला, उसका सपना था पूरा कैसे न करता, फिर मुझे इसके लिए चाहे जितनी ही रातें जगनी क्यों ना पड़ी हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर वो इंसान बोला, चीकू तुझे पता है मॉम जब गई थी हमें छोड़कर तब हम तो संभल गए थे, पर तू नहीं संभला था। मैंने तुझे संभला तब देखा जब सिमी तेरी लाइफ में आई। उद्धरण चिन्ह। सात्विक की बात सुनकर ऐव के सामने वो नज़ारा आ गया जब उसकी मां नमिता वाधवा की मौत हुई थी। ऐव के भाव कठोर हो गए थे। ये सब सोचकर वो अपने दांतों को भींचते हुए बोला, भार्गव वाधवा की मौत तो मेरे ही हाथों होगी, फिर वो चाहे जहां छुप कर बैठा हो। उद्धरण चिन्ह। ऐव की इतनी खतरनाक बात सुन सात्विक उससे बोला, परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ रहे हैं और वो बहुत जल्द ही मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ऐव फिर कुछ नहीं कहता और फिर उस पल को याद करता है जब उसकी लाइफ में उसकी क्यूट सी बेबी ने कदम रखा था। हालांकि उसके फेस पर कोई भाव नहीं था, पर एक सुकून जरूर था। उसके बाद वो दोनों कुछ अपने इस बादलों के बीच बने होटल के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। उधर रात का वक्त। वाधवा मैंशन टेरेस पर। टेरेस के एक साइड धैर्य चुपचाप बैठकर रात के उस चारों तरफ हुए सन्नाटे को सुन रहा था। उसे वहां ठंडी हवा में काफी अच्छा महसूस हो रहा था।
वो एकटक उन सितारों को देख रहा था कि कोई उसके पास आकर बैठता है। धैर्य को जब किसी के बैठने की उसके पास आहट होती है तो वो अपने साइड देखता है, जहां शिवी 2 मग कॉफी पकड़े बैठी थी और एक मग उसे पास कर रही थी। धैर्य उस मग को लेकर उसे सवालिया नजरों से देखता है तो शिवी उसकी तरफ देखकर कॉफी का सिप लेते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे मत देखो, मेरा भी मन था यहाँ आने का तो आ गई, फिर तुम्हें देखा तो तुम्हारे लिए भी कॉफी लेकर आ गई। उद्धरण चिन्ह। धैर्य फिर उससे कुछ नहीं कहता और कॉफी पीने लगता है। शिवी उसे शांत देखते हुए बोली, बंदर क्या हुआ है तुमको, तुम इस तरह उदास क्यों हो इतने दिन से। धैर्य को आज उसके बंदर कहने से भी गुस्सा नहीं आया, उसे तो बल्कि इस बात की खुशी हुई कि शिवी को कम से कम फर्क तो पड़ता है उससे। धैर्य उससे बात छुपाते हुए कॉन्फिडेंट से बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही थोड़ा माँ को लेकर उदास था। उद्धरण चिन्ह। वो माँ से ज्यादा अपने माँ के कर्मों की वजह से उदास था जिसे वो शिवी को नहीं बता सकता था। शिवी को धैर्य को लेकर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए शिवी उसे कंफर्ट करने के लिए धैर्य को प्यार से हग कर लेती है। धैर्य तो एक पल के लिए हैरान रह जाता है शिवी के ऐसे करने से, पर उसे उस ठंडे माहौल में शिवी की गर्माहट बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। वो भी बेचैन था, उसे भी प्यार भरे टच की जरूरत थी, इसलिए वो बिना देर किए शिवी को कमर से पकड़कर कसकर हग कर लेता है। उसके हग करने से शिवी और कंफर्टेबल हो गई और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से थे। उन्होंने भले ही अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, पर उन दोनों की आंखों में एक दूसरे की परवाह और एक दूसरे के लिए प्यार साफ साफ दिखता था। उसी समय लूथरा विला के बाहर एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार जो न्यू एडिशन की थी, वो उस विला के गेट के आगे रुकती है और उस स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर बाहर निकलकर जल्दी से अंदर बैठे इंसान के लिए गेट खोलता है और उसमें से एक नौजवान हैंडसम और बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला लड़का, जिसकी उम्र लगभग 23-24 की होगी, वो एक ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहने और स्टाइलिश लेदर शूज और हाथों में महंगी वॉच पहने बाहर निकलता है। उसके गोरे चेहरे पर एक चमक थी। वो फिर अंदर विला की ओर जाता है और उधर सिमी अपने रूम बैठकर अपने असाइनमेंट्स बना रही थी कि उसका फोन रिंग होता है। वो वीडियो कॉल था। सिमी उस कॉल को देखती है तो उसके फेस एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो इतने दिनों से ऐब से न बात की थी और न ही उसे देखा था, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदास थी और ऐब बिजी था। और जब वो आज फ्री हुआ तो वो अपनी लिटिल वाइफ के पास सीधे वीडियो कॉल किया, क्योंकि वो भी तो तड़प ही रहा था सिमी को प्यार करने के लिए, उसे अपनी बाहों में सुकून से भरकर सोने के लिए। सिमी जिस हालत में थी उसी हालत में कॉल को पिक करती है तो उसके सामने ऐव का बेहद अट्रैक्टिव और चार्मिंग सा फेस दिखता है, पर उसके फेस पर कोई भाव नहीं था। पर जब वो अपनी लिटिल वाइफ को देखता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सिमी में अपने कल बालों का बन बनाया हुआ था, जिसमें से कुछ बाल उसके फूले हुए गाल पर भी थे और मुंह में अपने उसने पेन को डाल रखा था, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में कॉल उठाया था। वो बहुत क्यूट सी डॉल लग रही थी। वो जब ऐव को देखती है तो अपने पेन को मुंह से निकालकर उससे क्यूट सी आवाज में बोली, आपने डिनर किया। ऐव उसके छोटे से गुलाबी होठों को गहरी नजरों से एकटक देखते हुए बोला, हम खा लिया, पर मुझे मीठे में कुछ और भी खाना था। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी डबल मीनिंग बात को न समझते हुए अपने फूले हुए गालों पर एक पाउट बनाते हुए बोली, अच्छा तो खाया क्यों नहीं। ऐव सिग्नेचर स्माइल करते हुए उसके होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी वो दूर है मुझसे, पर बहुत जल्द मैं उस मीठे को अच्छे से खाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी को जब उसका इशारा समझ आता है तो उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से खुद से बोली, ओह गॉड, ये मॉन्स्टर भी न, इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। वो खुद से ही कह रही थी कि उसे ऐव की मैग्नेटिक आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, लिटिल वाइफी तुम मेरी क्यूट सी वाइफी हो तो मुझे शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात पर कुछ भी नहीं कह पाई और ऐव एकटक उसके चांद से चेहरे को देखने लगा। दोनों खामोश थे। सिमी की बड़ी बड़ी पलकें झुकी हुई थी और ऐव उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था।
उसे इस वक्त सिमी को जी भरकर प्यार करने का मन कर रहा था, पर वो अभी काम में फंसा था जिस वजह से वो चाहकर भी नहीं जा सकता था। सिमी और वो दोनों खामोश थे कि कोई सिमी के गेट के बाहर नॉक करता है और सिमी हड़बड़ाते हुए एव से बोली, शायद कोई है, अब मैं रखती हूँ, बाय। एव सिमी को जाने नहीं देने वाला था, पर उसे भी आज सारी रात जागकर काम करना था जिस वजह से वो फिर उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर कॉल काट देता है। और वैसे भी एव ने सिमी के पीछे अपने गार्ड्स लगा रखे थे कि सिमी को कोई परेशानी या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे तुरंत वो चीज़ ला कर दे। सिमी जल्दी से कॉल कट करके गेट खोलती है और सामने देखकर घबरा जाती है। तो कौन आया है समीर की यहाँ, और क्या प्लान बना रहे हैं युवराज कपूर और सनम मित्तल? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 90 वाई आर यू स्टॉपिंग मी। सिमी जब अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो वो थोड़ी हड़बड़ा जाती है, क्योंकि सामने समीर उसे ही खड़े होकर देखे जा रहा था। सिमी को ऐसे हड़बड़ाते देख स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? सिमी को यही लग रहा था कि शायद कहीं उसके भाई ने एव से बात करते तो नहीं सुन लिया, जिस वजह से वो थोड़ा घबरा गई थी। पर अपने भाई को स्माइल करते देख वो खुद को रिलैक्स करते हुए क्यूट सी स्माइल करते हुए जवाब देती है, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। समीर को उसकी बात अजीब लगती है, पर वो उससे ज़्यादा कुछ न बोलते हुए बस इतना बोला, अच्छा ठीक है, अब चलो डिनर करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिमी हमें सर हिलाकर अपने भाई के बाहों में हाथ डालकर प्यार से नीचे जाने लगी। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान देते थे। वो दोनों जब सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी एक नौकर एक इंसान को लेकर अदन आ रहा था। समीर जो सिमी के साथ नीचे आ रहा था, वो जब सामने उस इंसान को देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो उसके पास जाकर उसे वेलकम करते हुए बोला, वेलकम यार, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उससे गले मिलता है और वो इंसान भी उससे बड़े ही खुशी के साथ गले मिलता है। फिर दोनों अलग होते हैं और वो इंसान हंसते हुए बोला, मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, आई एम वेरी ग्लैड टू कम हियर एंड मीट यू एंड योर स्वीट फैमिली। समीर उसे अंदर ले जाते हुए स्माइल करते बोला, ये ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें चलो सबसे मिलाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसे सबसे पहले अपने पास खड़ी अपनी क्यूट सी बहन से मिलवाते हुए बोला, हे मीट माई क्यूट लिटिल सिस्टर सिम्हिका। सिमी जो आराम से वहीं खड़ी होकर उन लोगों को बेफ्रीकी से देख रही थी। जब समीर उससे उस अनजान से मिलवाता है तो सिमी क्यूट सी स्माइल करते हुए उससे हेलो बोलती है और वो इंसान जब समीर के पीछे खड़ी उस छोटी सी क्यूट लड़की को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो तो इसके हेलो का जवाब भी देना भूल जाता है और समीर फिर जब सिमी से उस इंसान को मिलवाता है तब जाकर वो लड़का होश में आता है और समीर सिमी से उस लड़के को मिलवाते हुए बोला, बच्चा इनसे मिलो, ये मेरा बिजनेस पार्टनर और मेरा क्लोज फ्रेंड तुषार दीवान है। हम दोनों जिनेवा के एक पार्टी में मिले थे और वहीं हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। तुषार दीवान जो टेक्सटाइल कंपनी का सीईओ और देश विदेश का जाना माना बिजनेसमैन, जिसने विदेश में अपना अच्छा खासा बिजनेस फैलाने के बाद अब अपने नेटिव प्लेस इंडिया आया था और दिल्ली में ही अब सेटल हो चुका था। उसकी यहाँ भी खुद की कंपनी थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही थी। तुषार दीवान सिमी से स्माइल करते हुए अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उससे हैंड शेक करता है और सिमी भी नॉर्मल वे में उससे हाथ मिला लेती है। वो लोग बात ही कर रहे थे कि गीता जी, जानकी जी और गिरधर जी को रूम से लाते हुए अन सबसे बोली, चलो बच्चों डिनर करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो तुषार को पहले से ही जानती थी, जिस वजह से तुषार ने स्माइल करते हुए उनके पास जाकर उनके पैर छूता है और फिर दादा दादी जी के भी पैर छूता है। वो सब खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गीता जी ने दादा दादी जी को सब कुछ पहले ही बता दी थी कि आज समीर का एक फ्रेंड आने वाला है, जिस वजह से वो भी ज़्यादा उससे कुछ नहीं पूछते और फिर सभी डाइनिंग हॉल में गए। सिमी जल्दी से जाकर अपने दादा दादी जी के साथ बैठ जाती है और फिर जानकी जी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और सिमी भी उनके हाथ से प्यार से खाने लगती है।
सभी अपना अपना डिनर करने लगते हैं और समीर बीच बीच में तुषार के साथ अपनी कुछ पुरानी बातें भी कर रहा था और दोनों काफी खुश भी थे। पर तुषार की तो नजरें बार बार सिमी की उन क्यूट क्यूट हरकतों पर कर रही थी जो अपने दादा दादी जी के साथ खाना खाते हुए कर रही थी। वो उसकी खूबसूरती में जैसे खो सा गया था। उसकी नजरों में सिमी के लिए एक अलग ही इमोशन दिखने लगा था, पर उसकी नजरों में सिमी को लेकर कोई गंदी फीलिंग्स नहीं थी, पर वो उसे काफी प्यार से बार बार देखे जा रहा था। और सिमी आराम से खिलखिलाते हुए अपना डिनर कर रही थी। समीर और बाकी सब भी अपना डिनर कर रहे थे, जिस वजह से किसी ने भी तुषार को नोटिस नहीं किया था। कुछ देर बाद सभी डिनर करके उठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद तुषार उन सब के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करके अपने बंगले की तरफ निकल जाता है। पर वो वहां से अकेला नहीं गया था। उसने अपने दिल में सिमी के लिए बहुत से इमोशन लेकर गया था। वो बहुत खुश था और उसने ये तक सोच लिया था कि वो एक बार तो जरूर समीर से सिम्हिका के लिए बात करेगा। अगली सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट नेक्स्ट वीक से एग्जाम थे, जिस वजह से चारों तरफ लोग सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे थे और टीचर्स भी सभी को एग्जाम के लिए टिप्स दे रहे थे। सिमी अपने नोट्स में उलझी हुई थी और सभी अपने अपने पढ़ाई में बिजी थे, पर शिवी और धैर्य के बीच तो विश्व युद्ध मचा हुआ था। वो दोनों साथ ही बैठे थे और एक क्वेश्चन पर दोनों लगातार बहस कर रहे थे और एक दूसरे को बंदर और बंदरिया बोले जा रहे थे। और वहां बैठी सिमी, अनवी, अहाना, चिक्की सभी उन दो पागलों को लाचारी से देख रहे थे। उसी समय वीर जो लाइब्रेरी से लौट रहा था, वो अपने हाथ में 3-4 मोटी बुक्स पकड़े हुए था और उसी समय एक लड़की भी अपने हाथों में अपने बुक्स लेकर उसी तरफ से निकल रही थी। दोनों अपने में उलझे हुए थे और किसी का भी ध्यान उस सामने नहीं गया और वो दोनों अचानक से एक दूसरे से टकरा गए और दोनों के बुक्स वहीं जमीन पर गिर गए। वीर तो संभल गया, पर वो लड़की बुक्स के साथ जमीन पर गिर गई। वीर जो इस अचानक से हुए इंसिडेंट को समझ नहीं पाया था, वो जब नीचे उस लड़की को देखता है जो अपने आप को साफ करते हुए उठने की कोशिश कर रही थी, उस लड़की के फेस पर गुस्सा था। वो जल्दी से उठते हुए बिना वीर की तरफ देखे अपनी बुक्स को उठाते हुए लगभग भड़कते हुए बोली, "यू इडियट, आर यू ब्लाइंड?" वीर जो उस प्यारी सी लड़की के जमीन पर गिरने से थोड़ा बुरा फील कर रहा था, वो उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर अपने हाथों को बांधते हुए एटीट्यूड में बोला, "एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर ब्लाइंड, आंट यू?" वो लड़की उसकी बात सुन गुस्से से जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो उसकी बात उसके गले में ही अटक जाती है और फिर वो जल्दी से अपनी बात को अच्छे से बोलते हुए बोली, "वीर सर, आप..." "आई एम सॉरी सर, वो मैंने..." उसकी बात को बीच में काटते हुए वीर गुस्से से बोला, "ओ तो तुम मुझे जानती भी हो?" उद्धरण चिन्ह। वो लड़की जल्दी से स्माइल करते हुए बोली, "सॉरी सर, एंड बाय द वे आई एम रिया व्यास एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू." वीर उसे इग्नोर करते हुए अपनी बुक्स उठाने लगता है। वो लड़की रिया थी। वो वीर को ऐसे इग्नोर करते देख थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो ज्यादा नहीं सोचती और जल्दी जल्दी उसके बुक्स को उठाने लगती है। वीर अपने बुक्स को उससे लेते हुए उसे घूर कर देखते हुए वहां से चला जाता है और रिया मुंह बनाते हुए उसे जाता देख बोली, "ये वीर सर कितने रुड है, पर कुछ भी हो नजदीक से तो और भी हैंडसम लगते हैं। ओ माय गॉड, आई रियली लव हिम।" ये कहकर वो खुद में ही मुस्कुराने लगती है, फिर अपने बुक्स को लेकर अपने क्लास में चली जाती है। धीरे धीरे करके सारी क्लास खत्म हो जाती है और फिर सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सिमी और अनवी लूथरा विला के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब अनवी उसके साथ ही रहने वाली थी। वहां समीर ने उसके लिए भी एक अलग रूम बनवाया था। सभी अपने अपने घर के लिए फिर निकल जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे शाम हो जाती है और सिमी अपने पढ़ाई में बिजी रहती है। अनवी भी अपने स्टडी में बिजी रहती है। रात में सभी डिनर करके अपने अपने रूम में जाते हैं। सिमी कुछ देर एक सॉन्ग लगाकर अपने कथक की प्रैक्टिस करती है। फिर वो शॉवर लेने जाती है। शॉवर लेने के बाद वो एक बार अपने फ़ोन को देखती है। आज उसके मॉन्स्टर का न कोई कॉल था और न कोई वीडियो कॉल। सिमी फिर एक गहरी सांस लेकर फ़ोन को वहीं कॉफ़ी टेबल पर रखकर बेड पर लेट जाती है।
आज तीसरा दिन था एव का सिमी से दूर रहने का। अब तक रात के 11 बज चुके थे। सिमी करवट बदलते हुए सो चुकी थी। उसके सोने के बस 15 मिनट बाद ही सिमी ज्यादा गहरी नींद में नहीं थी और उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना रहा है। सिमी घबराते हुए अपनी आंखें खोल देती है और जैसे ही अपने सामने देखती है तो हैरानी से उसकी चीख निकलते निकलते ही रुक जाती है, क्योंकि उसके मुंह पर किसी का बड़ा सा हाथ आ चुका था। सिमी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए धीरे से बोली, अभी आप यहाँ कब और कैसे आए? और आप तो यहाँ नहीं थे ना, आप कहीं गए थे है न? एव उसे सीधे फिर लेकर सो जाता है। 91 आप दूर रहो मुझसे। अब आगे। अगली सुबह के 9 बजे सिमी के रूम का गेट नॉक होता है। बाहर गीता जी सिमी को अभी तक नीचे न आने के कारण उसे बुलाने आई थी। वो दरवाजे को नॉक करते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, अभी तक सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? उद्धरण चिन्ह। गीता जी की आवाज में चिंता थी। वो ये सोच रही थी कि सिमी की कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई, क्योंकि 9 बज गए थे और सिमी को कॉलेज भी जाना था और वो अभी तक उठी नहीं थी। अब उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वो अभी तक सो रही थी, उसे कुछ होश ही नहीं था। अंदर सिमी ब्लैंकेट में बहुत सुकून से सो रही थी, पर अचानक से अपनी माँ की बाहर से आती आवाज सुन उसकी आंखें जल्दी से खुल जाती है और फिर वो धीरे से चारों तरफ देखती है, वहां एव नहीं था। सिमी की आवाज थकी हुई थी, पर गीता जी ने दूर से सुना था, जिस वजह से वो नीचे जाते हुए बोली, जल्दी आ जाना, कॉलेज भी जाना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो नीचे चली जाती है। उन्हें अब ठीक लगा कि उनकी बेटी ठीक है, पर सिमी अंदर ठीक नहीं थी। उसके कमर और लोअर पार्ट में बहुत दर्द था। सिमी की छोटी सी बॉडी लव बाइट से भरी हुई थी। सिमी एव को कोसते हुए रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, गंदा मॉन्स्टर, आप बहुत बहुत बुरे हो, मैं अब बात नहीं करूंगी आपसे, देख लेना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो धीरे से बेड से उठती है और अपने कपड़े फ्लो से उठाकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। वो अब काफी फ्रेश पिंक क्वीन की तरह लग रही थी। वो फिर क्लोजेट रूम में जाकर अपने कपड़े पहनती है। उसने अपने लव बाइट्स को छुपाने के लिए एक फुल नेक की कुर्ती जो येलो कलर की थी और उसकी लेंथ नी तक थी। नीचे उसने स्ट्रेचेबल ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। बाल को उसने खुले रखे थे और बस हल्का सा कॉम्पैक्ट एंड टचअप कर रखा था। वो बहुत क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। वो अपना कॉलेज का बैग लेकर नीचे ही जा रही थी कि उसका फ़ोन रिंग करता है। सिमी अपना फ़ोन देखती है तो वो कॉल उसके कथक अकादमी से आ रहा था। सिमी को अचानक से थोड़ी घबराहट होने लगती है, क्योंकि उसने स्टेट लेवल तो पार कर लिया था कथक का और उसके बाद उसने नेशनल लेवल में जाने के लिए ऑडिशन भी दिया था और उसका रिजल्ट भी आज ही आने वाला था, जो ये डिसाइड करता कि कौन 2 लड़कियां नेशनल लेवल में जाने वाली थी। सिमी अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से फ़ोन उठाते हैं और फिंगर को क्रॉस कर लेती है और उधर से आने वाली आवाज़ को सुनने लगती है। वो किसी औरत की आवाज़ थी जो वहाँ की हेड थी। वो बड़े ही उत्साह के साथ बोली, सिम्हिका आपको बहुत बहुत बधाई, आपको नेशनल लेवल के कथक नृत्य में सेलेक्ट कर लिया गया है और नेशनल लेवल अगले हफ्ते की 14 तारीख को है। उद्धरण चिन्ह। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ये बोल वो सिमी के बोलने का इंतज़ार करने लगती है और यहाँ सिमी ये बात सुन तो खुशी से पागल ही हो चुकी थी। वो 7वें आसमान पर थी ये खबर सुनकर। वो जल्दी जल्दी खुशी से बोली, थैंक यू मैम, और मैं पूरी मेहनत करूँगी नेशनल लेवल के लिए। थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। उधर से वो औरत उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर कॉल कट कर देती है और सिमी खुशी से चिल्लाते हुए नीचे जाने लगती है। हालांकि वो तेज तेज नहीं चल पा रही थी कल के एव के टॉर्चर के बाद, पर अपनी खुशी के चक्कर में वो सब इग्नोर कर नीचे जाते हुए सभी से बोली, मम्मा भाई दादा दादी जी कहाँ है? सभी डाइनिंग हॉल में थे और सिमी भी उसी तरफ जाती है और सबसे हग करते हुए खुशी से बोली, मुझे आप सबको एक गुड न्यूज़ देना है।
उद्धरण चिन्ह। सभी उसे इतना खुश देखकर उसे आगे बताने का इशारा करते हैं। सिमी जल्दी से बोली, मेरा कथक के नेशनल लेवल में सिलेक्शन हो गया है। अभी अभी मेरे हेड का कॉल आया था। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सभी खुश हो जाते हैं और गीता जी उसे मीठा खिलाते हुए खुश होकर बोली, हम सब बहुत खुश है बेटा तुम्हारे लिए, और हमें ये भी भरोसा है कि तुम नेशनल लेवल को भी जीत जाओगी। उद्धरण चिन्ह। सिमी उनकी तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए देखती है। समीर भी उसे गले लगाते हुए प्यार से बोला, हाँ बच्चा तुम ये भी पक्का जीत जाओगी, और बाकी हम सब तो है ही तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। अन्वी आज पहले ही कॉलेज जा चुकी थी, जिस वजह से वो यहाँ नहीं थी। सिमी को अपने भाई का इतना सपोर्ट देख काफी खुश थी। वो फिर सबसे बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सभी क्लास में थे। सिमी ने सभी से बता दिया था कि वो सेलेक्ट हो चुकी है और सभी उसके लिए बहुत खुश थे। क्लास अभी स्टार्ट नहीं थी और तभी वहां लड़कियों की आवाजें आने शुरू हो जाती है। वो सभी लड़कियां सामने से आ रहे इंसान के बारे में ही बातें करते हुए आहें भर रही थी। सिमी भी उस ओर देखती है तो वहां एव ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट जिसकी स्लीव मुड़ी हुई थी। वो सात्विक के साथ अपने वही पुराने ठंडे लहजे में बात करते हुए क्लास में आ रहा था। वो काफी एरोगेंट और हैंडसम लग रहा था। वो क्लास में आता है। सिमी तो उसे देखकर मुंह फुलाते हुए बोली, ओ तो मॉन्स्टर आज कॉलेज आए है। कल रात की वजह से मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो पूरे सीट पर अपने बुक्स को फैला देती है, जिससे कि एव उसके पास न बैठ पाए। पर बेचारी एव के आगे हमेशा फंस जाती है। एव क्लास के अंदर आता है तो चारों तरफ शांति फैल जाती है। सात्विक अन्वी के पास जाकर बैठ जाता है और धीरे से अन्वी के गाल पर किस कर देता है। अन्वी की आंखें फैल जाती है। वो चारों तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं ये आप, हम क्लास में है। उद्धरण चिन्ह। सात्विक उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, मैं डरता नहीं किसी से। उद्धरण चिन्ह। अन्वी उसकी बात सुन धीरे से स्माइल कर देती है। उधर एव जब सिमी के सीट के पास आता है तो वो सबसे पहले अपनी लिटिल वाइफी को अच्छे से देखता है। एज यूजुअल वो बोली उसे किसी क्यूट से पप्पी की तरह लगती है और एक उसका मुंह भी फूला हुआ था। एव समझ जाता है कि उसकी क्यूट लिटिल वाइफ ने क्यों मुंह फूला रखा है। वो सबसे पहले तो उसके सीट से सारी बुक्स को उठाता है जो उसने ही फैलाए थे। बुक्स उठाने के बाद वो उसे साइड में रखकर उसी के करीब जाकर बैठ जाता है और सिमी उसकी इस हरकत को पाउट करते हुए देखे जा रही थी। वो उससे दूर जाते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप दूर रहो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। एव उसे एक टक देख रहा था। वो आगे उसे बिना कुछ कहे अपनी बुक्स निकालकर उसको पढ़ने लगता है। सिमी को लगा था कि उसका मॉन्स्टर उसे प्यार से मनाएगा और उससे सॉरी बोलेगा, पर वो तो अपनी बुक्स निकालकर उसे पढ़ रहा था। सिमी और ज्यादा चिढ़ जाती है और वो एव को गुस्से से घूरते हुए अपने बुक्स के पन्ने को जानबूझकर तेज तेज पलटते हुए पढ़ने लगती है। पन्नों की आवाज एव को अच्छे से सुनाई दे रही थी और उसे सिमी का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल भी अच्छे से दिखाई दे रहा था। वो एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कोई रिएक्ट नहीं करता और उसे इग्नोर करते हुए अपनी बुक्स पढ़ता रहता है। कुछ ही देर में टीचर आ जाते हैं और वो अपना लेक्चर देने लगते हैं। एव का पूरा ध्यान लेक्चर पर था, पर सिमी का मुंह बना हुआ था अभी तक, क्योंकि एव उसे मना नहीं रहा था और सिमी को इतनी आदत थी एव के अटेंशन की, जिस वजह से वो एव की चुप्पी सह नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में क्लास खत्म होती है और सिमी अपनी बुक्स अपने बैग में रखने लगती है, पर तभी उसके सामने एक बड़ा सा बॉक्स आता है और उस बॉक्स को देखकर सिमी की आंखें चमकने लगती है और एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। तो क्या है उस बॉक्स में और क्या एव मनाएगा सिमी को, जानने के लिए पढ़ते रहिए। एंड आज छोटा चैप्टर है पर कल इससे बड़ा होगा, सो डोंट माइंड। एंड फारिया थैंक्स मेरी तरफ से उन्हें समझाने के लिए। दिल विंकिंग फेस।
और डोंट वरी, इन्हें अलग नहीं करूंगी, पर यार दूरी तो आएगी ही, सो आप सब ज्यादा उदास मत होना। एंड डार्क मून आपको भी थैंक्स। दिल विंकिंग फेस। एंड दीपा शुई शिवांगी सभी को थैंक्स दिल। बाय बाय दिल। 92 चीकू। अब आगे। सिमी उस बॉक्स को अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी और फिर वो जल्दी से अपने बैग को साइड में रखकर उस बॉक्स के ऊपर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। वो बॉक्स को देखते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, ये मेरे लिए है। एव उसे इतना खुश देखकर बस एक शब्द बोला, हम। सिमी खुश होकर जैसे ही एव के तरफ देखती है तो उसे अचानक से याद आता है कि वो तो उससे गुस्सा थी और वो इतनी जल्दी कैसे मान सकती है, पर वो अपनी मोस्ट फेवरेट चॉकलेट और क्रीमी पेस्ट्री से को भी नहीं बोल सकती थी अपने गुस्से में। उसे पता था कि उसका मॉन्स्टर यही ट्रिक अपनाएगा उसे मनाने के लिए, और ये दोनों चीज सिमी की कमजोरी थी जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। पर उसने हिम्मत करके अपने मुंह में आ रहे पानी को इग्नोर कर धीरे से उस बॉक्स टाइट पकड़ते हुए बोली, वो मैं आपसे अभी भी गुस्सा हूं, पर इसकी वजह से आप ये बॉक्स मुझसे मत लेना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से उस बॉक्स को अपने पीछे छुपाकर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर उसके बोलने का वेट करने लगती है। एव उसकी इन क्यूट सी बच्चों वाली हरकतें बिना किसी इमोशन के देख रहा था। वो उसे ध्यान से देखते हुए थोड़े रुड टोन में बोला, अच्छा तो तुम मेरा गिफ्ट भी लोगी और मुझसे गुस्सा भी रहोगी हम। उद्धरण चिन्ह। सिमी मासूमियत से अपनी पलकें हाँ में झपकाते हुए बोली, हाँ मैं उसे लूंगी भी और आपसे गुस्सा भी रहूंगी जब तक आप मुझे सॉरी नहीं कह देते। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो बिना एक पल गवाए जल्दी से उस बॉक्स को अपने बैग में रखकर अपने बैग को सीने से लगा लेती है कि कहीं वो उससे छीन न लें। एव उसकी इन हरकतों पर हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, सीरियसली यू वॉन्ट दैट आई सेड टू सॉरी यू। उसे ऐसे स्माइल करते देख सिमी का मुंह और फूल जाता है और वो गुस्से से सीट से उठते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, यस आई वॉन्ट, और जब तक आप नहीं कह देते मैं न आपके पास बैठूंगी और न आपसे बात करूंगी। ये कहकर वो जल्दी से अनवी और अहाना के साथ कैंटीन चली जाती है बिना एव को देखे। एव सिमी के इस बिहेव से बहुत गुस्सा हो गया था। वो उससे सॉरी कहने को बोल रही थी अखंड वाधवा को, जो किसी के आगे कभी झुकता नहीं है, और अब वो उसे अपने आगे झुका रही है। एव उसे जाता देख अपने मुट्ठी को भींचते हुए बस इतना बोला, ये बेवकूफ लड़की। उद्धरण चिन्ह। सात्विक शिविन जो उन दोनों को ही कब से नोटिस कर रहे थे, वो दोनों एव के पास आते हैं और सात्विक एव से बोला, चीकू क्या हुआ, क्या किया है तूने उसके साथ जो वो गुस्से से चली गई। उद्धरण चिन्ह। शिविन उसकी बात को काटते हुए बोला, अरे भाई गई तो गई, हमारी वालियों को भी साथ ले गई। मैं अभी आहना के साथ फैमिली प्लानिंग कर रहा था और अब वो चली गई। उद्धरण चिन्ह। ये बात उसने बहुत दुख के साथ बोला था। उसकी बात सुनकर एव और सात्विक उसे बुरी घूरने लगते हैं और सात्विक उससे बोला, तू यहाँ पढ़ने आता है या फैमिली प्लानिंग करने? हाँ। उद्धरण चिन्ह। शिविन बेशर्मी से बोला, यार सेटल तो हो ही चुका हूँ और 2 साल में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए मेहनत अभी से ही करनी होगी न फैमिली आगे बढ़ाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बेशर्मी भरी बात सुनकर सात्विक लाचारी से अपनी गर्दन हिला देता है और एव उन सब को इग्नोर करते वहां से जाते हुए बोला, मैं प्रिंसिपल ऑफिस जा रहा हूँ और तुम दोनों को जो कहा था उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आने के बाद लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो चला जाता है तो शिविन सात्विक की तरफ देखते हुए न समझे में बोला, ये अब उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवा रहा? सात्विक कुछ सोचते हुए बोला, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये वही जानता है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद दोनों अपना सर हिलाकर अपने काम में लग जाते हैं। उधर कैंटीन में, क्या नो ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, ओ गॉड प्लीज कुछ करिए। सिमी चीखते हुए ये सब बोले जा रही थी। अनवी अहाना उसे परेशान देखकर शांत कराते हुए अनवी बोली, सिमी पहले तुम शांत हो जाओ, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, और तुम ये पहले खाना बंद करो इतना सारा। उद्धरण चिन्ह। सिमी टेंशन में बस खाए जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी।
वो एव का दिया हुआ एक्सपेंसिव क्रीमी पेस्ट्री खाते हुए हुए टेंशन में बोली, अन्वी तुम्हें पता है न, जब मैं टेंशन में होती हूँ तो मैं बहुत खाती हूँ, तो मुझे मत रुको और प्लीज कुछ करो। उद्धरण चिन्ह। आहना कुछ सोचते हुए बोली, एग्जाम कैंसल करवाना इम्पॉसिबल है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन और एडमिट कार्ड्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और अथॉरिटीज़ भी उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात सुन रोने लगती है और रोते हुए बोली, आहना दी मेरा सपना है कथक के नेशनल लेवल में जाना, और अब अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा कंपटीशन उसी दिन होगा जिस दिन मेरे एग्जाम्स होंगे, और मेरे पास तो न पढ़ाई करने का टाइम है और न ही कथक प्रैक्टिस का। उद्धरण चिन्ह। वो सिसकते हुए एक सांस में ये सब बोल गई। उसे रोता देख दोनों को अच्छा नहीं लगता और अन्वी उसे हग करके शांत कराने लगती है, पर सिमी का गोरा छोटा सा चेहरा अब तक रो रो कर लाल हो चुका था। उसकी आंखें भी। वो सच में परेशान थी क्योंकि उसे अभी कथक के लिए कम से कम डेली प्रैक्टिस की जरूरत थी और वो अभी एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी, जिस वजह से वो और रोए जा रही थी। गनीमत ये थी कि उस कैंटीन में उन सब के अलावा कोई नहीं था, वरना सिमी का रोना सुन सब उसी के पास आ जाते। उधर धैर्य के क्लास में 2 सब्जेक्ट धैर्य, शिवी, वीर और चिक्की के सेम थे, जिस वजह से वो सब एक ही क्लास में थे। टीचर अपना लेक्चर कंप्लीट करके जा चुके थे। उनके जाते ही एक हैंडसम सा लड़का जो उसी क्लास का था, वो एक गुलाब का फूल अपने हाथों में लेकर सीधे चिक्की और शिवी के डेस्क पर आया, जहां वो दोनों बैठकर बातें कर स्टडी डिस्कस कर रही थी। वो लड़का उनके डेस्क पर आकर बड़े ही शालीनता से बोला, हेलो। वो दोनों किसी की आवाज़ सुन उस तरफ देखने लगती है, तो वहां उन्हीं का क्लासमेट राहुल खड़ा था। राहुल था तो अच्छा, पर उतना भी अच्छा नहीं था। उसका जो बड़ा भाई था वो जाना माना ठेकेदार और गुंडे से कम नहीं था। राहुल ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा, हेलो शिवी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। शिवी हैरानी से उसे और उसके गुलाब को देख रही थी जो उसके सामने उसने किया था। चिक्की शिवी को धीरे से बोली, वाह यार, तेरे आशिक भी है तो अब सोच मत, हाँ बोल दे, देख कितना हैंडसम भी है। उद्धरण चिन्ह। शिवी चिक्की को घूर कर देखती है तो चिक्की अपने दांत दिखा देती है और शिवी जैसे ही राहुल को मना करने वाली थी, तभी पीछे से कोई राहुल को खींचकर शिवी के डेस्क से दूर करता है। सभी हैरान होकर उसी ओर देखने लगते हैं, तो वहां धैर्य शिवी को किसी और लड़के के साथ देखकर उस लड़के को अपनी गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। राहुल उससे अपने आप को छुड़ाते हुए थोड़े गुस्से से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। धैर्य ने गुस्से से कहा, रॉन्ज ये है कि तू जिससे फ्लर्ट कर रहा है वो मेरी है, तो अब तू निकल यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। शिवी शॉक्ड होकर धैर्य की बातें सुनती रह जाती है। वहीं चिक्की और वीर को तो जैसे पता ही था। चिक्की अपने बुक्स को खोलते हुए बेफिक्री से बोली, चलो आखिर मेरा ये पागल भाई भी पढ़ ही गया, प्यार में फाइनली अब मेरी 3 भाभियां हो गई। उद्धरण चिन्ह। उसके साइड में बैठी शिवी उसकी बात सुनकर उसे और घूरने लगती है और उधर धैर्य और राहुल के बीच फाइट भी शुरू हो गई थी। शिवी ये सब देखकर डर रही थी और जैसे ही उन्हें रोकने जाने वाली थी, टीचर अंदर आने लगते हैं, तो धैर्य और राहुल जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं। राहुल को ज्यादा लग गई थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो बेहद गुस्से से धैर्य को देखते हुए उससे धीरे से बोला, इसका हिसाब तुम सबको अच्छे से देना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। धैर्य भी उसे घूरते हुए बोला, धैर्य वाधवा डरता नहीं है किसी से, कर लेना हिसाब किताब। फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। शिवी तो धैर्य को ऐसे देख परेशान हो गई थी। तभी उन्हें टीचर की आवाज़ सुनाई देती है जो कुछ डिक्लेयर कर रहे थे, स्टूडेंट्स, हमें ये बताने में थोड़ा अफसोस है कि आपके एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है और अब आपका एग्जाम मंथ के लास्ट में होगा, तो आपके पास अब काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप सब अब और अच्छे से अपनी तैयारी करें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर क्लास में कुछ पढ़ने वाले लोग दुखी थे और वहीं बैकबेंचर्स खुशी से हूटिंग कर रहे थे। उन्हीं में से 2 धैर्य और वीर भी बहुत खुश थे।
और चिक्की शिवी का मुंह बन गया। उसके बाद टीचर वहां से चले जाते हैं। चिक्की शिवी भी उठकर कैंटीन चली जाती है और राहुल गुस्से से सीधे कॉलेज से बाहर अपने भाई के पास चला जाता है। उधर सिमी अभी तक सिसक रही थी। उसे यही लग रहा था कि अब उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। पर तभी वहां चिक्की और शिवी वहां उन सब के पास आकर बैठती हैं और चिक्की मुंह बनाते हुए बोली, यार सारा मूड ही खराब हो गया। सोचा था कि जल्दी से एग्जाम देके सभी अच्छी जगह ट्रिप पर चलेंगे, पर इन लोगों ने एकदम से एग्जाम को मंथ के लास्ट में कर दिया। हाँ, उसने बिना किसी की तरफ देखे ये सब बोलकर कॉफी ऑर्डर कर दी। और वहीं उसकी ये बात सुन शिवी को छोड़ बाकी सब हैरान रह गए। सिमी सबसे ज्यादा हैरान भी थी और खुश भी थी। वो जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, तुम सच कह रही हो चिक्की, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। चिक्की अपने फोन में देखते हुए बोली, हाँ यार क्यूटी, इसी बात का तो दुख है, पर तुम इतनी खुश क्यों हो? उसकी बात बीच में रुक जाती है क्योंकि वो अब सिमी की तरफ देखती है जिसकी आंखें लाल और सूज चुकी थी रोते रोते और चेहरा भी लाल था। चिक्की जल्दी से फोन रखते हुए बोली, ओ माय गॉड, तुम इतना क्यों रोई हो? कुछ हुआ क्या तुमको? हाँ, जो तुम इतना ज्यादा रोई हो? उसकी बात पर सिमी कोई ध्यान नहीं देती, बस इस बात से खुश हो जाती है कि फाइनली अब उसे टाइम मिल गया। पर उसे ये तो पक्का से लग रहा था, क्योंकि जहां तक ये जरूर उसके मॉन्स्टर ने ही किया होगा, क्योंकि एक वही है जो बिना उसके बताए उसकी सारी प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर देता था। सिमी को अंदर ही अंदर ऐव पर अब बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। वो बहुत ही खुश थी, पर तभी उसे किसी की बहुत ही कठोर आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, तुमसे किसने कहा था रोने को? सिमी इतनी सर्द आवाज सुन एकदम सहम जाती है और बाकी सब उस ओर देखने लगते हैं। 93 आई एम सॉरी लिटिल वाइफी दिल। अब आगे सभी उस ओर देखते हैं तो वहां ऐव अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डाले अपने एरोगेंट स्टाइल में खड़ा था। उसके चेहरे के भाव कठोर थे। सिमी अपने होठों को बाइट करते हुए खुद से धीरे से बोली, ओ गॉड, बचा लो इस मॉन्स्टर से, वरना ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सिमी अपने आप को नॉर्मल करते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर अपने पीछे खड़े शैतान को देखती है और प्यारी सी भोली सी शक्ल बना लेती है। ऐव उसे घूर कर देख रहा था। सभी खड़े हो जाते हैं। सिमी प्यारी सी स्माइल करते हुए ऐव की तरफ देखती है और उससे धीरे से जबरदस्ती हंसते हुए बोली, वो मैं तो खुशी के आंसू निकाल रही थी। हाँ, खुशी के आंसू। अनवी, शिवी, चिक्की, आहाना सब अपना सर पीट लेते हैं। उसकी इस बात पर ऐव अपनी आंखें सिमी के छोटे से चेहरे पर गड़ाते हुए अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अच्छा किस बात की खुशी हुई तुमको कि तुम रोने लगी? उद्धरण चिन्ह। सिमी अपनी नजरें झुकाते हुए जल्दी जल्दी कुछ सोचने लगी और फिर तुरंत बोली, अरे हाँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मेरा कथक के नेशनल लेवल में सिलेक्शन हो गया, इसीलिए मैं खुशी के मारे रोए ही जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। ऐव अभी तक उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था। वो उसे ध्यान से देख रहा था और सिमी अपनी दोनों हाथों एक दूसरे से फंसाए अपनी बड़ी बड़ी आंखें झुकाए उसके सामने किसी बच्चे की तरह खड़ी थी। ऐव उससे कुछ कहने जा रहा था कि उसके पास एक कॉल आने लगा। ऐव कॉल देखकर एक बार सिमी की ओर देखता है, फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है। ऐव किसी तानाशाह से कम नहीं था सिमी के लिए। सिमी उसके जाते ही खुश होकर तुरंत अपनी बाकी की प्रेस्टी को खाने लगती है और वहां खड़े सभी उसे ऐसे देख सर हिला देते हैं। उधर कॉलेज के एक विप रूम में ऐव सोफे पर बैठा था और सात्विक शिविन उसे कुछ बता रहे थे। ऐव भावहीन होकर उनकी बातें सुन रहा था। सात्विक बोला, जिनेवा वाला प्रोजेक्ट हमारे राइवल ने ले लिया है, पर वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, पर इंडिया में भी वो चारों तरफ आग की तरह फैल रहा है और उसका जैसे मेन टारगेट हमारी कंपनी ही हो। ऐव अभी भी भावहीन था। वो उसकी बात सुनकर बिना किसी भाव के बोला, और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिली? शिविन बोला, हाँ, सबसे पहले तो वो हमारा राइवल है और दूसरी बात वो और सिर्फ उसकी एक माँ ही है। अभी उसकी शादी नहीं हुई और उसने इंडिया आने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी है।
जिसमें उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स और इवन उसने अपने बिजनेस राइवल को भी इनवाइट किया है। उद्धरण चिन्ह। सात्विक भी गहरी सांस लेकर बोला, जैसा कि उसने हमें भी इनवाइट किया है। तो तुम डिसाइड करो जाना है कि नहीं। एव कुछ सोचते हुए एक टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ग्रेट, हम जरूर जाएंगे। आखिर दुश्मनों से भी जान पहचान बनानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वो उठते हुए बोला, और कोई इन्फॉर्मेशन? सात्विक बोला, नहीं, वो बहुत लो प्रोफाइल रहता है और सभी से पता चला कि वो काफी सुलझा हुआ बिजनेसमैन है। उद्धरण चिन्ह। एव बस हाँ में सर हिलाकर रूम से बाहर निकल जाता है। एव फिर दोबारा क्लास नहीं जाता और वो सीधे ऑफिस के लिए चला जाता है। और इधर क्लास में सिमी उसका वेट करती रहती है, क्योंकि उसने सात्विक से पूछकर कंफर्म कर लिया था कि एव ने ही एग्जाम डेट आगे बढ़वाई थी, जिस वजह से वो उसका वेट कर रही थी उसे थैंक्स बोलने के लिए। उसने तो अब अपना गुस्सा भी छोड़ दिया था एव के इतने बड़े काम से जो उसने उसके लिए किया था। पर काफी देर हो जाती है, एव नहीं आता। सिमी थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर इसी तरह धीरे धीरे क्लास खत्म हो जाती है। सिमी क्लास के बाद सीधे अपने कथक क्लास जाती है। वो जब कथक क्लास पहुंचती है तो उसे रास्ते में ही मेलिसा खुराना मिलती है, जो खुराना जैसे रईस परिवार की इकलौती बेटी थी, तो उसी के हिसाब से उसके अंदर घमंड भी कूट कूट कर भरा हुआ था। पर वाधवा खानदान जैसे रॉयल फैमिली के आगे इनका बिजनेस काफी छोटा था। जो 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था उनमें से एक मेलिसा खुराना थी और दूसरी सिम्हिका थी। मेलिसा भी काफी सुंदर और टैलेंटेड थी। वो सिमी का रास्ता रोकते हुए बड़े ही घमंड में बोली, हेलो मिस सिम्हिका, सुना है तुम भी सेलेक्ट हुई हो, तो मैं तुमको एक फ्री की एडवाइस देना चाहती हूँ। सिमी को पता था कि मेलिसा उससे हमेशा चिढ़ती रहती थी, पर उसे समझ नहीं आता था क्यों। पर वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। सिमी ने अकादमी में कभी ये बात रिवील नहीं की थी कि वो वाधवा खानदान से आती थी और उन्हीं के साथ रहती थी। वो अपने आप को हमेशा एक लो प्रोफाइल और मिडिल क्लास की तरह ही दिखाती थी, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था दिखावा करना। वो शालीनता के साथ मगर क्यूट सी आवाज में बोली, अच्छा, आप मुझे फ्री एडवाइस दे रहे हो तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि खरीदने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो बच्चों की तरह पाउट बना लेती है और मेलिसा उसकी इन्हीं सब क्यूट वाली हरकतों से ही जलती थी कि आखिर कोई इतना मासूम और क्यूट कैसे हो सकता है। मेलिसा उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोली, तुम मुझे जानबूझकर ऐसे कह रही हो ना। वेल एनीवे, मेरे पास तुम जैसे लो क्लास लोगों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। पर एक बात याद ध्यान से सुन लो, वो कंपटीशन बहुत टफ है और देश के कोने कोने से लोग आएंगे उसमें, तो अच्छा होगा कि तुम बैकआउट कर लो अभी से ही और मैं अकेली उसमें जाऊँ। सिमी को उसकी बात ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगती कि आखिर कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। सिमी को ज़्यादा लड़ना झगड़ना नहीं आता था, जिस वजह से उसने सिंपल सा जवाब देती है, थैंक्स फॉर दी एडवाइस बट सॉरी, मैं किसी चीज़ में हिस्सा लेकर बिना उसे कम्पीट करे पीछे नहीं हटती। तो मैं तो बैकआउट नहीं कर रही। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़। ये कहकर वो एक प्यारी सी स्माइल देकर अंदर प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। एव के केबिन में एव अपनी चेयर पर बैठा किसी से कॉल पर बहुत सीरियस टोन में बात कर रहा था। उधर से कोई कुछ बोला तो एव ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, ठीक है, उन्हें अब छोड़ दो, पर उन्हें वो चीज़ इंजेक्ट कर देना। उद्धरण चिन्ह। उधर से कोई बोलता है, फिर एव कॉल कट कर देता है। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, पर उसका फेस काम था। इसी तरह धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है। लूथरा विला में डाइनिंग हॉल, अनवी, सिमी, समीर, गीता जी, गिरधर जी और जानकी जी सभी डिनर कर रहे थे। तभी समीर अपना डिनर करके उठते हुए बोला, कल शाम को तुषार ने एक पार्टी रखी है जिसमें हम सबको उसने स्पेशली बुलाया है, तो आप सब चल रहे हैं मेरे? उसने सभी से पूछा तो गिरधर जी और जानकी जी और गीता जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो लोग शाम को अधिराज और सारिका जी से मिलने जाने वाले थे। समीर को अच्छा तो नहीं लगता उनकी ये बात सुनकर, पर वो अपने दादा दादी जी के दोस्ती में कुछ नहीं बोल सकता था। उसने कुछ नहीं कहा। फिर तभी अनवी बोली,
भाई वो मेरा शाम का आहाना दी के साथ कुछ प्लान्स है तो आप सिमी को लेकर चले जाइए। उद्धरण चिन्ह। उसने नॉर्मली ये बात कही थी क्योंकि उसे सच में काम था और सिमी को भी प्रैक्टिस करनी थी, पर जब उसके भाई को सभी ने मना कर दिया तो प्यारी बहन होने के नाते उसने क्यूट सी आवाज में कहा, भाई मैं चलूंगी आपके साथ। उद्धरण चिन्ह। समीर उसे देखकर एक स्माइल करता है, फिर हाँ बोलकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। सिमी अपने रूम में आती है और बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधे अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। वो अपने सवालों में उलझी हुई थी, उसे बहुत सारे सवाल नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उसने सब पर पॉइंट कर दिया जिसे वो कल जाकर टीचर से पूछती। सिमी को सांवले बहुत कम आती थी, वो इसमें थोड़ी वीक थी। वो अपने बालों का बन बनाकर अपने सवाल को सॉल्व कर रही थी, पर तभी उसे अपने गले में एक ठंडी सी चीज का एहसास होता है और वो अचानक से चौंक जाती है और अपने गर्दन पर हाथ रखती है तो उसे एक छोटा सा क्रिस्टल गोल्डन मिक्स पेंडेंट जो टाइटेनियम का था, पर वो छोटा सा था जो शाइन कर रहा था, वो फील होता है। सिमी को अपने पीछे फील होता है कि कोई बड़े ही प्यार से उसे ये पहनाकर अब उसके गर्दन पर किस कर रहा था। सिमी को उस स्ट्रॉन्ग मेनली परफ्यूम से ही पता चल गया कि कौन है ये। उसे अब आदत हो चुकी थी कि एव उसके रूम में कभी आ जाता था। वो अपनी आंखें बंद किए एव को फील करने लगती है। उसे एव का प्यार से छूना काफी अच्छा लग रहा था। तभी सिमी को अपने कान में एक धीमी मगर मैग्नेटिक वॉइस सुनाई दी, आई एम सॉरी लिटिल वाइफी। ये कहकर एव ने उसके गर्दन पर पीछे से हल्की हल्की किसिश करने लगा और सिमी तो उसका सॉरी सुन हैरान थी। उसे नहीं उम्मीद थी कि एव उससे सॉरी बोलेगा, क्योंकि एव क्लास से ही बीच में चला गया था, जिस वजह से सिमी उदास भी थी। पर अभी एव के सॉरी बोलने से वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, इट्स ओके, मैंने आपको कब का माफ कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने स्टडी टेबल से खड़ी होकर एव के सामने आती है। फिर वो एक नज़र एव को देखती है जो उसे थका हुआ लग रहा था, पर उसके फेस पर कोई थकावट नहीं थी। ऐसा सिर्फ सिमी को लग रहा था, क्योंकि उसने धैर्य से सुना था कि जब से उसके चीकू भाई चेयरमैन बने हैं तब से उन्हें बहुत सारा ऑफिस का काम करना होता है और साथ में कॉलेज भी देखना होता है। सिमी एव के साइड से निकलकर मिरर के सामने खड़े होकर उस क्रिस्टल पेंडेंट को देखने लगी जो काफी प्यारा और सुंदर लग रहा था। एव उसे ऐसे उस पेंडेंट को प्यार से देखता देख उसे पीछे से जाके हग करते हुए थोड़े रुड टोन में बोला, लिटिल वाइफी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो मुझे छोड़कर। उद्धरण चिन्ह। सिमी ने मासूमियत से मिरर में उसे देखते हुए कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इसे ज्यादा देखूंगी। उद्धरण चिन्ह। एव उसे मिरर से ही घूरने लगा तो सिमी बात बदलते हुए जल्दी से बोली, वो मैं ये कह रही थी कि ये कब लिया आपने और कितने का है। सिमी को लगा कि ये छोटा सा पेंडेंट ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का होगा अपनी सुंदरता के कारण, पर वो अगले ही पल हैरान रह गई, क्योंकि एव ने उसके बालों पर पीछे से किस करते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, इसे मैंने एक ऑक्शन से लिया था, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 करोड़ का है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो मदहोशी से उसके धीरे धीरे पीठ के पास जाकर किस करने लगा। सिमी अपना मुंह खोले उसकी बात सुनती रह गई। वो धीरे से अपना छोटा सा सर नीचे करके उस बेसकीमती पेंडेंट को देखने लगी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने 2 करोड़ की चीज अपने गले में पहनी है, पर वो अपने पास खड़े शैतान से भी कुछ नहीं कह सकती थी, वरना वो तो उसे अपनी नीली आंखों से ही घूर घूर कर मार ही डालता। एव जो मदहोश हो चुका था। सिमी उसे जल्दी से खुद से दूर करते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, आपने डिनर किया है। एव उसे ऐसे खुद दूर करता देख थोड़ा कठोर हो गया, पर उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने ऑफिस का कोट वही सोफे पर रख सिमी जे स्टडी टेबल पर बैठ गया और उसके पॉइंट किए गए सम्स को किसी जीनियस की तरह हल करने लगा। सिमी उसके साथ रहते हुए इतना तो अब तक समझ गई थी कि एव तभी उसकी बात को इग्नोर करता है जब उसने वो चीज न किया हो। सिमी उसे सवाल सॉल्व करता देख कुछ नहीं कहती और सीधे रूम से बाहर निकल जाती है। एव न समझी में सिमी के इस रवैया को देखता रहता है।
पर फिर उसे लगा कि शायद उसे काम होगा, जिस वजह से वो दोबारा उसके नोट्स रेडी करने लगता है। उधर सिमी सीधे नीचे किचन में आती है। एक नज़र वो पहले चारों तरफ देखती है, उसे पूरा घर शांत लगता है। ये सोचकर वो एक सुकून की सांस लेती है और जल्दी जल्दी किचन में जाकर ऐव के लिए कुछ खाने को ढूंढने लगती है। पर अफसोस उसे कुछ भी खाने में नहीं मिलता। वो मुंह फुलाकर खुद से बोली, ओह नो, अब क्या करूं, उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं है और यहाँ तो कुछ भी नहीं है और मुझे तो कुछ आता भी नहीं बनाना, अब क्या करूं। तभी उसे कुछ याद आता है और वो चहकते हुए बोली, अरे हाँ, जब मॉन्स्टर अमेरिका गए थे तब मैंने सभी के साथ मिलकर नूडल्स और पैनकेक बनाना सीखा था। हाँ, मैं वही जल्दी जल्दी बना देती हूँ। उसके बाद वो जल्दी जल्दी गैस स्टोव पर 2 पैन चढ़ाती है और ऐव को कोसते हुए काम करते हुए बोली, ये मॉन्स्टर भी ना अगर मुझे कभी काम करने दे तो क्या मैं सारा काम सीख न लूँ, पर नहीं, उन्हें तो मुझे कुछ करने कहा देना है। हाँ, खुद से बुदबुदाते हुए बनाए जा रही थी। करीब 25 मिनट बाद वो जल्दी से सब बनाकर एक प्लेट में सजाते हुए प्रे करते हुए बोली, गॉड जी प्लीज़ मॉन्स्टर को ये पसंद आ जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब वो ये मेरे हाथों से कुछ बना हुआ खाएंगे, सो प्लीज़ हाँ बचा लेना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जल्दी से चारों तरफ देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो तुरंत अपने रूम में चली जाती है। वो जब अपने रूम में आती है तो एक हाथ से प्लेट पकड़कर दूसरे हाथ से डोर अंदर से लॉक करती है। फिर एक नज़र ऐव पर डालती है, जो पढ़ाई में मानो डूब सा गया हो। ऐव बहुत तेज था पढ़ाई में। उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल लोगों से काफ़ी हाई था। सिमी को ऐव को ऐसे देख आज बहुत ही प्यार आ रहा था, क्योंकि ऐव ने उसकी प्रॉब्लम को उसके बिना बताए ही सॉल्व जो कर दी थी। सिमी उस प्लेट को वहीं ग्लास टेबल पर सोफे के पास रखती है और धीरे से अपने छोटे छोटे कदमों से जाकर ऐव को पीछे से प्यार से हग करते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, हबी चलिए कुछ खा लीजिए पहले। उद्धरण चिन्ह। ऐव जो पढ़ाई में डूबा हुआ था वो सिमी के ऐसे पीछे से हग करने पर उसमें से बाहर निकलता है और उसे तब फील होता है कि उसकी लिटिल वाइफी ने अभी कितने प्यार से हग करके उसे खाने के लिए बोला था। ऐव का दिल अचानक से सिमी की इतनी केयर से एक गर्माहट से भर जाता है, क्योंकि हमेशा वो ही उसकी परवाह करता था। पर सिमी का अभय बोलना उसे एक सुकून दे गया। उसने सिमी को पीछे से खींचकर अपने गोद में बिठाया और उसके फूले हुए गालों पर किस करते हुए बोला, लिटिल वाइफी मेरी आज इतनी फिक्र हम। सिमी का फेस लाल हो गया था। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है आपने डिनर नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। ऐव उसे अपनी गोद में उठाते हुए सोफे के पास ले जाकर उसे वापस अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही जानने लगी हो। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात पर पाउट करते हुए बोली, हाँ, आप मेरे हबी हो इसलिए मैं आपको जानती हूँ, अब मुझे उतारो और डिनर करिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसकी गोद में कसम साने लगती है। ऐव उसे और टाइट पकड़ते हुए एक नज़र उन प्लेट में रखे बाउल्स को देखता है, जिसमें नूडल्स और पैनकेक रखा हुआ था, जो दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था। ऐव उसे देखकर सिमी को घूरने लगता है। सिमी तुरंत समझ जाती है और वो बच्चों की 3-4 बार पहले न में अपना छोटा सा सर हिलाती है और फिर अपनी सफाई देते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, ये मुझे पहले से बनाना नहीं आता था, ये तो मैंने बस अभी अभी इंटरनेट से देखकर बनाया, सच्ची। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसकी स्लीव्स को पकड़ लेती है और इनोसेंट सा फेस बना लेती है। ऐव उसे फिर कुछ नहीं कहता और एक स्पून से सबसे पहले पैनकेक को टेस्ट करता है। टेस्ट करते ही उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वो सिमी को खिलाते हुए बोला, नॉट बैड लिटिल वाइफी। सिमी उस केक को खाती है। सच में वो काफ़ी टेस्टी था और ऐव के मुंह से थोड़ी सी ही तारीफ से वो बच्चों की तरह खुश हो जाती है। इसी तरह जब नूडल्स की बात आती है तो ऐव स्पून से उस नूडल्स को अपने मुंह में रखता है। सिमी टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी कि शायद वो अब दूसरे स्पून से उसे खिलाएगा, पर ऐव का तो कुछ और ही इरादा था। वो सिमी के छोटे से मुंह को अपने करीब, अपने होठों को उसके छोटे से होठों पर रखकर उसे अपने मुंह का टेस्ट देने लगता है। सिमी की आंखें बड़ी हो जाती है
पर एव उसे नहीं छोड़ता और सारा नूडल्स उसे इसी तरह खिलाता है और उसका फायदा भी भरपूर उठाता है। सिमी का तो होंठ ही सूज चुका था, वो खुद को ही कोस रही थी। इसी तरह फिर उन दोनों के बीच उस सारी रात को कुछ नहीं होता और वो दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। 94 एव और तुषार आमने सामने। अब आगे। अगली सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के बाहर एक पोश कार आकर रुकती है और एक गार्ड आकर गेट खोलता है और उसमें से सिमी अपने भाई समीर के साथ बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी उसे हग करते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, थैंक यू भाई मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए, वरना एक तो मैं पहले ही लेट फिर और लेट हो जाती। उद्धरण चिन्ह। समीर उसे प्यार से हग करते हुए बोला, कोई बात नहीं बच्चा अब जाओ, और हाँ शाम को रेडी रहना, हमें पार्टी में चलना है। उद्धरण चिन्ह। सिमी हाँ में सर हिलाकर कॉलेज में जाने लगती है कि तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, अरे मेरे लिए रुको क्यूटी। सिमी उस आवाज को पहचानती थी जिस वजह से प्यारी सी स्माइल करते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो एक कार से चिक्की अपने हैंडबैग को लेकर निकल रही थी और दूसरे साइड से आहाना। समीर भी इतनी तेज आवाज सुनकर रुक जाता है और उसी ओर देखने लगता है, पर जब वो चिक्की को येलो कलर के फुल लेंथ ड्रेस में देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने चिक्की को हमेशा फालतू के ही कपड़े में देखा था, पर वो अब उसे एक टक देखे जा रहा था। चिक्की ने अभी समीर पर ध्यान नहीं दिया था। वो और आहना सिमी के पास गए। चिक्की जैसे ही कुछ उससे बोलने जा रही थी, उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे बड़े ही इंटेंसिटी से देख रहा था। चिक्की सिमी के साइड में देखती है तो उसकी नज़रें समीर की नज़रों से जाकर मिलती है तो दोनों की आंखें चार हो जाती है। चिक्की तो खुद उससे नज़रें नहीं हटा पा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को खुलेआम देखे जा रहे थे। आहना और सिमी बड़े ही ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। सिमी अपने भाई को कभी देखती तो कभी अपनी पागल दोस्त को, जो हमेशा झल्ली सी थी, पर अभी उसके गाल लाल लाल हो चुके थे। आहना उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी और सिमी धीरे से अपने भाई के पास जाकर बोली, भाई सुंदर है न ये। उद्धरण चिन्ह। समीर तो इतना खोया था कि उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और फिर सिमी चिक्की के पास जाकर बोली, मेरे भाई हैंडसम है न। चिक्की भी उसी ओर देखते हुए ब्लश करके हाँ में सर हिला देती है। तभी सिमी और आहाना तेज तेज हंसने लगते हैं उन दोनों को देखकर और तब जाकर वो दोनों कहीं होश में आते हैं। समीर जल्दी से हड़बड़ाते हुए चिक्की से अपनी नज़रें दूर करते हुए सिमी से बोला, आई एम गेटिंग लेट बाय। सिमी जल्दी से हंसते हुए बोली, अरे भाई सुनिए, तो मुझे नहीं पता था कि आप मेरी दोस्त को इतना पसंद करते हो, मैं बात चला सकती हूँ आपकी अगर आपका हो तो। उद्धरण चिन्ह। समीर एक नज़र चिक्की को देखता है जो जिसका चेहरा लाल हो चुका था। उसके बाद वो सिमी को घूरते हुए बोला, बच्चा तुम बहुत शैतान हो रही है और मुझे इस झांसी की रानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और उसकी कार तुरंत वहां से गायब हो जाती है। और इधर चिक्की जो शर्म से लाल हो चुकी थी, अब वो गुस्से से लाल हो चुकी थी समीर की लास्ट वाली लाइन सुनकर। वो गुस्से से सिमी से बोली, क्यूटी तुम अपने उस अमीरजादे भाई को समझा लो, वरना मैं उसका सर फोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। सिमी हंसते हुए कुछ सोचकर बोली, एक मिनट, क्या कहा अमीरजादा? कहीं तुमने जिसके बारे में मुझसे बताया था ये मेरे भाई ही तो नहीं थे? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर सिमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी, क्योंकि चिक्की ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा समीर के बारे में। चिक्की उसके ये बोलने पर जल्दी जल्दी बोली, अरे वो मैं उसकी भी गलती थी, और तब मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई निकलेगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी सफाई सुन हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं यार, मुझे तुम पसंद हो अपनी भाभी के रूप में। उद्धरण चिन्ह। वो उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्योंकि उसने भी बहुत चिढ़ाया था उसे एव को लेकर और आज भी चिढ़ाती थी। भाभी शब्द सुनते ही चिक्की के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो समीर से अट्रैक्ट नहीं थी, बल्कि वो उससे तो काफ़ी अट्रैक्ट हो गई थी, पर भाभी शब्द को उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। उसे सोच डूबा देख आहना उसे हिलाते हुए बोली,
क्या हुआ? अभी से ही शादी के सपने देखने लगी मेरी प्यारी बहना। उद्धरण चिन्ह। चिक्की दोनों तरफ से आज बुरी फंसी थी। वो जल्दी जल्दी उन सारी बातों को अवॉइड करते हुए आगे कॉलेज के अंदर जाते हुए बोली, बस करो यार, मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो वहां से तुरंत अंदर चली गई और उधर वो दोनों उसे देख हंसने लगे। फिर वो दोनों भी क्लास में चले गए। एव, सात्विक और शिविन क्लास नहीं आए थे आज। एव के न आने की वजह से सिमी काफी अच्छा और खुला खुला फील कर रही थी। सुबह की सारी क्लासें जैसे ही बीत जाती है, पर इस बीच धैर्य और शिवी की बातचीत बंद थी। शिवी कल के इंसिडेंट को लेकर धैर्य से नाराज थी और इसीलिए वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी, और धैर्य भी ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसे भी शिवी के नाराज होने से फर्क न पड़ रहा हो, पर वो बार बार शिवी को ही देखे जा रहा था और शिवी उसे इग्नोर कर रही थी। उन दोनों के बात न करने से सिमी, आहना, अनवी सभी कंफ्यूज थे कि कल तक ये दोनों लड़ झगड़ रहे थे और आज बात भी नहीं कर रहे। उन सब से रहा नहीं गया तो जब वो लोग लंच में कैंटीन में थे तो अनवी, आहना, सिमी, चिक्की तीनों एक साथ बैठकर शिवी को घूरने लगी। चिक्की को पता था कि क्यों नहीं बात कर रहे ये दोनों, और शिवी उन सबको घूरता देख मुंह बनाते हुए बोली, क्या है हुआ? चिक्की उससे बोली, कल के कांड के बारे में अपने मुंह से बता दो सबको। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात पर बर्गर का एक स्लाइस लेते हुए बोली, कांड? कैसा कांड? शिवी जल्दी से चिक्की को चुप कराते हुए सभी से बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये चिक्की तो कुछ भी बोलती है। उद्धरण चिन्ह। असल में शिवी अभी किसी से उस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो खुद उलझी हुई थी कि जो धैर्य ने कहा था उस लड़के से कि वो उसकी है, तो क्या वो सच है? क्या वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानता है या ऐसे ही कह दिया उसने? शिवी इसलिए सबसे सारी बातें छुपा रही थी और चिक्की को भी रोक दिया बताने से। चिक्की खुद ही आज समीर की बातों में उलझी थी, जिस वजह से वो भी अपना दिमाग नहीं चलाती शिवी के मैटर में। फिर सभी उससे कुछ नहीं पूछते। उसके बाद सभी अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। शिवी और चिक्की की क्लास अब अलग थी, जिस वजह से वो दूसरी तरफ चली गई, पर अचानक से एक लंबे हाथ ने शिवी को एक क्लास के अंदर खींच लिया और अगले ही पल उस क्लास का डोर भी बंद हो गया और शिवी उस डोर से अब सटकर खड़ी थी। शिवी बिल्कुल हैरान थी अपने सामने खड़े इंसान को देखकर। वो खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, धैर्य, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। वो इंसान धैर्य था। धैर्य उसके इर्द गिर्द अपने हाथों को रखते हुए बोला, वाई आर यू इग्नोरिंग मी? शिवी उसके चेस्ट पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, देखो धैर्य, मेरा मूड अभी सही नहीं है, तो प्लीज लेट मी गो। धैर्य उसके हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए और दूसरा हाथ उसके गाल पर रखते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ है तुमको? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? शिवी को अब गुस्सा आ रहा था। वो धैर्य को पीछे करते हुए थोड़े गुस्से से बोली, धैर्य, ये बात तुम खुद से पूछो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर तुम सबके सामने झूठा ही मुझसे कह दिए कि मैं तुम्हारी हूँ? क्या तुमने कभी डायरेक्टली आकर कहा कि? वो बात अधूरी छोड़कर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। धैर्य उसकी बात पर परेशान था क्योंकि उसे खुद अभी अच्छे से नहीं पता था कि वो क्या आखिर सच में शिवी को चाहता है या नहीं, पर वो शिवी को किसी और के साथ देख ही नहीं पाता था। धैर्य गहरी सांस लेकर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और बिना कुछ सोचे समझे उसके होंठों पर किस करने लगता है। शिवी हैरान हो जाती है। पहले तो वो उसे दूर करती है, फिर कुछ सोचकर वो अपनी आंखें बंद करके उसे खुद किस करने लगती है, क्योंकि शायद उसे भी धैर्य का ऐसे प्यार से किस करना अच्छा लग रहा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं और तभी उस रूम की तरफ किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। शिवी जल्दी से उसे खुद दूर करती है। उसका चेहरा लाल था। वो अपनी सांसों को संभालते हुए जल्दी से बिना धैर्य की तरफ देखे क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और धैर्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो भी क्लास में चला जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके सारी क्लास खत्म हो जाती है और फिर सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फैशन डिजाइनर के काम में अनवी और आहाना दोनों थे, जिस वजह से वो दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं।
और सिमी कथक क्लास के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे शाम भी हो जाती है और सिमी को आज समीर के साथ पार्टी में भी जाना था, जिस वजह वो जल्दी ही और प्रैक्टिस करके घर आ जाती है। घर खाली था क्योंकि अन्वी अहाना के साथ थी और बाकी बड़े अधिराज वाधवा जी लोगों से मिलने गए थे। सिमी को समीर का एक मैसेज आता है जिसमें उसे रेडी रहने को कहा था उसने, और बस आने ही वाला हूँ ये भी कहा था। सिमी उस मैसेज को पढ़कर जल्दी जल्दी रूम में जाकर रेडी होने लगती है। लगभग 25 मिनट में वो रेडी हो जाती है। वो खुद से ही नॉर्मल रेडी हुई थी, पर वो उसके लिए नॉर्मल था, बाकी और जो भी आज उसे देखता तो वो बस आंखें फाड़े ही उसे देखता रहता। सिमी मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी वॉच पहन रही थी। उसने आज फ्लोरल रेड कलर का हाफ स्लीव गाउन पहन रखा था, जो था तो सिंपल पर उसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक था। उसका नीचे से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, जिस वजह वो उसे अपने छोटे छोटे हाथों से उठा के ही चल सकती थी। उसने अपने कानों में डायमंड की ईयरिंग्स पहन रखी थी और गले में एव का दिया हुआ वो एक्सपेंसिव छोटा सा पेंडेंट पहन रखा था। अपने लंबे घुंघराले बालों को उसने डायमंड क्लिप से सेट कर रखा था और हल्का सा टचअप जिसमें उसकी गोरे रंग को और खिला रहा था, और वो किसी रेड रोज की तरह लग रही थी। सिमी रेडी थी और तभी उसे नीचे कार की हॉर्न सुनाई देती है, तो सिमी समझ जाती है और अपने उस गाउन को उठाकर नीचे जाती है। वहाँ समीर अपने कार के पास खड़ा था। सिमी को आता देख वो स्माइल करते हुए कार में बैठाता है और फिर वो होटल ब्लू हेवन की ओर बढ़ जाता है, जहां आज की पार्टी रखी गई थी। समीर सिमी के साथ पीछे बैठा था और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। तभी समीर के पास एक कॉल आता है। कॉल देखकर समीर स्माइल करते हुए कॉल पिक करते हुए बोला, हेलो कायरा दी, शूट खत्म हो गया आपका? उधर से कायरा बोली, हाँ छोटे, अब मैं वापस आ रही हूँ वहाँ, और कुछ काम वहाँ भी है जिसे खत्म करने के बाद मुझे वापस दुबई जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। समीर बस ओके बोलता है, फिर कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होते हुए ही सिमी खुशी से बोली, भाई कायरा दी आ रही है। समीर बोला, हाँ पर वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी, उन्हें कुछ काम है। सिमी ये सुन थोड़ा उदास हो जाती है, पर फिर वो समझ जाती है कि कायरा दी सच में एक बिजी पर्सन है, जिस वजह से वो फिर कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर उनकी कार उस ग्रैंड होटल के बाहर आकर रुकती है और सिमी का हाथ पकड़कर समीर उसे होटल के अंदर ले जाता है। वहाँ ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके थे और पार्टी भी शुरू होने वाली थी, बस कुछ ही गेस्ट नहीं आए थे। तुषार दीवान एक नेवी ब्लू कलर का टैक्सिडो शूट पहनकर गेट पर ही सिमी और समीर का वेट कर रहा था, और उसकी नज़र जब समीर के साथ आ रही लड़की पर पड़ती है तो वो बस उसे एकटक देखता रह जाता है। उसे सिमी उस दिन सिंपल लुक में भी काफ़ी अच्छी और क्यूट लगी थी, पर उसका अब ऐसे रेडी होना उसे हद से ज़्यादा सुंदर और क्यूट बना रहा था। वो किसी प्रिंसेस की तरह अपने भाई का हाथ पकड़े आ रही थी। तुषार उसे देखकर अपने आप ही स्माइल करने लगा। समीर और सिमी दोनों अंदर आते हैं तुषार के पास। तुषार जल्दी से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए समीर से गले मिलता है। समीर भी खुश था। उसके बाद तुषार सिमी के आगे अपना हाथ बढ़ाता है। सिमी भी उससे हाथ मिलाती है और फिर दोनों को तुषार अंदर सेंटर एरिया में ले जाता है। वहां आए बिजनेसमैन तो बस सिमी को ही घूरे जा रहे थे, पर सिमी उन सब कोई ध्यान नहीं दे रही थी और अपने भाई से बात कर रही थी। तुषार भी बस सिमी को ही देख रहा था समीर से बात करते हुए। तुषार ने सिमी से बात करने के लिए सिमी से अच्छे से बोला, मिस सिम्हिका आप अभी क्या कर रही है और आपके आगे के क्या प्लान्स है? सिमी ने भी उससे क्यूट सा जवाब दिया, मैं अभी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ और मेरा तो बस एक ही सपना है कथक का, जिसे मैं पूरा करने में लगी हूँ, बाकी अभी आगे का तो मैंने नहीं सोचा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो प्यारा सा पाउट बना लेती है जैसे कि उसे दुख हुआ। समीर तो अपनी बहन की क्यूट हरकतों से वाकिफ था, पर तुषार तो जैसे सिमी में खोसा गया। उसने मन ही मन कुछ सोच लिया था। वो दोनों फिर एक दूसरे से बात करने लगे और समीर अपने दूसरे पार्टनर से मिलने के लिए चला गया। सिमी को अकेले तुषार के साथ रुकना अच्छा तो नहीं लगा, पर अपने भाई का इतना अच्छा दोस्त होने के नाते वो उससे फिर हंसकर बातें करने लगी।
तभी वहां चारों तरफ शोर होने लगा और सभी गेट की तरफ देखने लगे, जहां एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके कदम रखते ही उस पार्टी का माहौल ही पूरा बदल सा गया था। वो 3 पीस ब्लैक अरमानी शूट पहने बालों को सलीके से सेट किए हुए था। उसकी फिजिक उस शूट पर काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, पर उसका फेस इमोशन लेस था और अपनी नीली आंखों से जिसमें अभी सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था, उसी आंखों से वो सेंटर में खड़े 2 लोगों को देख रहा था, जो काफी हंसकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके हाथों की मुट्ठियां बहुत जोर से बंद थी, जैसे कि वो अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा हो। तभी 2 लड़के और अंदर आते हुए उस लड़के से बोले, क्या हुआ चीकू, चलना। वो अखंड वाधवा था, जो इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था उस पार्टी में। एव कुछ नहीं कहता और फिर सीधे पार्टी के अंदर उन्हीं दोनों के पास जाता है। सिमी को बिल्कुल नहीं पता था कि अब उसके साथ आगे क्या क्या हो सकता था। तुषार तो जैसे सिमी में ही खोया हुआ था कि तभी उसे पीछे से किसी की बहुत भारी आवाज सुनाई दी, हेलो मिस्टर तुषार डवान। तुषार उस आवाज को सुनकर पीछे देखता है तो उसके सामने एव किसी राजा की तरह अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाले बड़े ही एटीट्यूड में उससे बोल रहा था। दोनों बिजनेस राइवल थे, जिस वजह से तुषार भी उसी तरह बोला, हेलो मिस्टर अखंड वाधवा, आप मेरे पार्टी में आए, मुझे खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो सिमी को भी अपने साथ अपने बराबरी पर खड़ा कर देता है, ये सोचकर कि वो अखंड को दिखा सके कि उसके साइड में कितनी खूबसूरत और मासूम सी लड़की खड़ी है। 95 एव्स एंगर। अब आगे तुषार सिमी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि उसके साथ कितनी खूबसूरत लड़की इस वक्त खड़ी है। सिमी, जो सबसे पहले एव की आवाज सुन शॉक्ड हो चुकी थी, वो अचानक से तुषार के हाथ पकड़ने से कुछ समझ नहीं पाती और दूसरे ही पल उसको हाथ तुषार के हाथ में था और तुषार के साथ एक कपल की खड़ी थी और उसके सामने यमराज खड़ा था, जो उन दोनों को ही ऐसे हाथ में हाथ डाले देख रहा था। सिमी की तो जैसे ही नजरें एव की उन खतरनाक और गुस्से से भरी नजरों से मिलती है तो वो बिल्कुल सहम जाती है और अगले ही पल एव सिमी और तुषार के उन हाथों को देखने लगता है, जहां अभी सिमी के हाथों को उसने पकड़ रखा था। आसपास का माहौल अब बहुत ठंडा लग रहा था। सिमी सहमी सी महसूस कर पा रही थी कि एव हद से ज्यादा गुस्से में है। एव ज्यादा कुछ नहीं करता, बस सिमी को ही अपनी ठंडी नजरों से देखने लगता है। सिमी को जब एव की ठंडी नजरें खुद पर फील होती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी तुषार से अपने हाथ को अलग कर लेती है। तुषार को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सिमी का बिहेव, कि अचानक से वो इतना घबरा क्यों गई है। और फिर वो एव को देखता है, जो बस अपनी जलती निगाहों से सिमी को देख रहा था। उधर सात्विक और शिविन भी अब थोड़ा अजीब फील कर रहे थे सिमी को लेकर। एव सिमी को देखते बेहद ठंडे लहजे में तुषार से बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कौन है। एव आखिर जानना चाहता था कि आखिर ये सब यहाँ हो क्या रहा था। तुषार बड़े ही घमंड से बोला, ये मेरी होने वाली वाइफ है। उद्धरण चिन्ह। सिमी, जो खुद अपनी नजरें झुकाए एव के सामने किसी सहमे बच्चे की तरह खड़ी थी, वो तुषार की बात सुन हक्की बक्की रह जाती है और जल्दी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मोती जैसे आंसू लेकर एव को देखती है और एव, जिसका चेहरा हद से ज्यादा अब काला पड़ चुका था, वो अपनी हाथों की मुट्ठियां हद से ज्यादा टाइट कर लेता है, जिससे कि उसके मसल्स भी ऊपर से दिखने लगते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हुए सिमी की तरफ देखते हुए खतरनाक आवाज में बोला, अच्छी बात है। आई होप कि आपकी शादी में कोई दिक्कत न आए। उद्धरण चिन्ह। ये एव की खुलेआम धमकी थी या सच में एक कंसर्न, उसे तो उसको अच्छे से जानने वाले ही बता सकते थे। जैसे कि सात्विक शिविन समझ चुके थे कि ये एव की धमकी थी और तुषार को ये कंसर्न लगा, जिस वजह से उसे थैंक्स बोलता है। पर तभी सिमी पूरी हिम्मत करते हुए तुषार से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कब शादी। वो आगे कुछ कह पाती एव उन दोनों को एक्सक्यूज करते हुए ड्रिंक काउंटर पर चला जाता है और सिमी समझ जाती है कि एव का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका है। वो खुद परेशान थी तुषार के ऐसे कहने पर। एव के जाते हैं सिमी आंसू बहाते हुए तुषार से बोली,
आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी? उद्धरण चिन्ह। तुषार उसे ऐसा रोते देख जल्दी से उसे समझाते हुए बोला, देखिए मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था, पर मेरे सामने खड़ा वो आदमी मेरा राइवल था और वो मुझसे कई गुना सक्सेसफुल है। पर मैं उसे बस आपके थ्रू थोड़ा दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। बाकी मैं आपको पसंद भी करता हूँ और मैं आपके भाई से भी आज बात करने वाला हूँ आपको लेकर। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात सुन और रोने लगती है और तुषार उसे रोता देख उसके आंसू उसके गाल से अपने हाथों से साफ करने लगता है और वो जैसे ही उसे छूता है, एक बहुत किसी चीज की टूटने की आवाज आती है और सभी का ध्यान उस ओर चला जाता है। सिमी भी तुरंत तुषार से दूर हटकर उस ओर देखने लगती है। वह एव के हाथों की ग्लास अब पूरी टूट चुकी थी और उसके हाथों से अब धीरे धीरे खून निकल रहा था और उसकी आंखें वैसे भी सिमी और तुषार को देखकर खून की तरह लाल हो चुकी थी। सिमी जैसे एव का खून देखती है, वो बहुत डर जाती है और जल्दी से उसी तरफ जाती है, पर तभी उसे समीर रोकते हुए कड़क आवाज में बोला, बच्चा तुम कहीं नहीं जाओगी। उद्धरण चिन्ह। समीर वहां काफी देर से खड़े होकर ये सब देख रहा था और वो सिमी का ऐसे एव के पास जाना उससे सहन नहीं हुआ। सिमी फंस चुकी थी। अगर उसे पता होता कि आज ये सब होने वाला है तो वो कभी नहीं आती यहाँ। सिमी एव की तरफ देखती है जो अभी तक सिर्फ जानलेवा आंखों से सिमी को देख रहा था। सिमी आंसू भरी आंखों को झुकाते हुए समीर के पास आ जाती है। वो ऐसे अपने भाई की सबके सामने डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी और उधर सात्विक एव को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर एव अब शांत होने वाला नहीं था। वो ऐसे ही खड़ा रहता है और जो बिजनेसमैन उससे बात भी करना चाह रहे थे वो एव जा ठंडा ऑरा देखकर ही पीछे हट गए थे। सिमी अपने आप को रोने से कंट्रोल करने के लिए समीर से कहकर वॉशरूम चली गई और फिर समीर एव के पास आते हुए बोला, तो मिस्टर अखंड कैसी लगी मेरी चॉइस? कहा था ना कि तुम्हारे बराबर का लेकर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एव बड़े ही रूखे तरीके से मगर बिना किसी भाव के समीर से बोला, तुमको लगता है कि तुम उसकी शादी मेरे होते हुए किसी भी एरे गेरे से करवा दोगे और मैं ऐसे ही देखता रहूंगा? उद्धरण चिन्ह। समीर एव का वही एटीट्यूड देखते हुए गुस्से से बोला, यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं क्या करता हूँ वो भी बस 1 महीने के अंदर। उद्धरण चिन्ह। एव भी बेहद ठंडे लहजे में देखते हुए बोला, ठीक है देखता हूँ क्या करते हो तुम, बाकी मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा ही। उद्धरण चिन्ह। एव उससे ये बोलकर सीधे तुषार के पास जाता है जो शायद उसी के पास आ रहा था और समीर बस गुस्से से एव को देखता रह जाता है। एव और तुषार अब आमने सामने थे। एव बड़े ही एरोगेंट में तुषार से बोला, चॉइस अच्छी है तुम्हारी पर अफसोस वो कभी तुम्हारी हो नहीं पाएगी। उद्धरण चिन्ह। तुषार को इतना तो पता चल गया था कि एव किसकी बात कर रहा था, पर वो ऐसा क्यों कह रहा था वो ये न समझते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? एव ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए सरकास्टिक वे में बोला, मतलब ये कि तुम एक काबिल बिजनेसमैन हो और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जो ऑलरेडी मैरिड हो। उद्धरण चिन्ह। तुषार शॉक्ड होकर बोला, इसका मतलब कि सिम्हिका मैरिड है? पर समीर ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा और खुद सिम्हिका ने भी। एव उसकी बात को बीच में काटते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, उसका नाम अपने मुंह से लेना बंद करो। वो सिर्फ मेरी है और वो ही मेरी वाइफ है, तो अब तुम उससे दूरी बना लो वरना मेरे पास कई सारे और भी तरीके हैं। एव धमकी भरे लहजे में बोला। तुषार समझ जाता है कि इतना बड़ा बिजनेस टायकून इस तरह तो झूठ नहीं बोलेगा अपनी शादी को लेकर, पर फिर भी वो सिमी को पसंद करता था जिस वजह से एव से बोला, कोई बात नहीं है तुम उसके हस्बैंड हो तो, पर डाइवोर्स भी तो होता है न, और जहां तक मुझे पता है मेरा दोस्त इसके लिए मान जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एव उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, ओ रियली अखंड वाधवा से तुम ऐसी बातें कर रहे हो? चलो ठीक है मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, वो मेरे साथ बहुत बार सो चुकी है तो क्या अब तुम उसे अप्रोच करोगे? उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी बात सुन तुषार का पारा हाई हो गया
पर उसे ये जानकर बुरा भी लगा कि जिसे वो इतना पसंद करने लगा था वो किसी के साथ हम बिस्तर हो चुकी थी। एव को समझ आ चुका था कि अगर अब तुषार को मरना नहीं होगा तभी वो सिमी के पास भी भटकेगा। उसे सोच में डूबा देख एव एक टेढ़ी स्माइल करते हुए उसी ओर चला जाता है जहां अभी सिमी गई थी। उधर वॉशरूम में सिमी मिरर के सामने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने छोटे से चेहरे पर रखकर सिसके जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो अपने भाई और एव के बीच में फंस चुकी थी। वो सिसकी रही थी कि कोई एक मजबूत हाथ उसे कमर से पकड़कर एक झटके से दीवार से सटा देता है। इतने तेज झटके से नाजुक सी सिमी संभल नहीं पाती और उसकी चीख निकल जाती है। वो जल्दी से अपने आप को संभालते हुए अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो वो और सहम जाती है, क्योंकि वो एव था जो अभी सबके सामने इतना शांत था, पर अब वो अपने असली रूप में सिमी के सामने था, जिसकी आंखों में इस समय सिर्फ गुस्सा था जिसे वो अब सिमी पर उतारना चाहता था। सिमी रोते हुए उससे धीरे से बोली, वो मैं मुझे। एव बेरहम की तरह उसके कमर को टाइट दबाते हुए ठंडी आवाज में उसके मुंह पर उंगली रख के बोला, शुश, बहुत हो गया तुम्हारा और बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा, अब तुम मेरी सुनो और जितना पूछूं उतना जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसे करने से सिमी की हल्की सी चीख निकल गई। दर्द के कारण वो सिसकते हुए हामी सर हिला देती है। एव उसके छोटे से चेहरे को जो अब तक रो रो कर लाल हो चुका था उसे कसकर पकड़ते हुए दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें किसने हक दिया कि किसी तुम गैर आदमी से खुद को टच करवाओ? हम एव के इतने टाइट पकड़ने से सिमी बेतहाशा रोते हुए बोली, प्लीज मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं उद्धरण चिन्ह। उसकी बात बीच में ही रुक जाती है क्योंकि एव के एक हाथ से पहले ही खून निकल रहा था और अब वो बेहद गुस्से से उसी हाथ को सिमी के साइड दीवार पर तेज से मारते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता था कुछ? हाँ, तुम्हें नहीं पता था कुछ भी, तब भी तुम उसके हाथों में हाथ डाले खड़ी थी, है ना? उद्धरण चिन्ह। सिमी एकदम किसी भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने रोते हुए खड़ी थी। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही एव सिमी का हाथ पकड़ उसे पीछे वाले रास्ते से लगभग खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। सिमी बहुत डर गई थी। उसके ऐसे करने से वो उससे रोते हुए बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज रुक जाइए। उद्धरण चिन्ह। पर एव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। गुस्से के आगे उसके दिमाग बस तुषार का सिमी को टच करना ही नजर आ रहा था, जो उसे हद से ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो सिमी को अपनी कार में लगभग फेंकते हुए खुद ड्राइवर से कार अपने प्राइवेट बंगले में चलने को बोला, जहां वो सिमी के वाधवा मेंशन छोड़ने के बाद से रह रहा था। सिमी डरी हुई बस सीट से चिपकी रोए जा रही थी और एव किसी को मैसेज करके फोन ऑफ कर देता है। उधर पार्टी हॉल में समीर को किसी का कॉल आता है और वो सीधे पार्टी हॉल से बाहर लूथरा विला निकल जाता है।